छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस गोष्ठी का उद्देश्य विजन इंस्टीट्यूट में इमरजेंसी टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के बारे में। इमरजिंग टेक्नोलॉजी का समावेश सही वक्त पर बीटेक कोर्सेज में यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से देश में इमरजिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, IoT, वायरलेस लैपटॉप चार्जर, मेगा सेट इत्यादि के बारे में गंभीर रूप से चर्चा हो रही है। अभी तक मुख्य रूप से बड़े बड़े तकनीकी संस्थानों में जिनके पास अनुकूल वित्तीय व्यवस्था है, वे अनुसंधान कर रहे हैं और उन्होंने अनुसंधान भी किए हैं। ऐसे अनुसंधानों में कई उत्साहजनक परिणाम आए हैं और कस्टमर टेक्नोलॉजी में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को मशीन लर्निंग तकनीकी सीखना एक वास्तविकता हो गई। कई फर्मों द्वारा निर्मित वॉइस असिस्टेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइटिंग रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन तथा मेडिकल उपचार की सेंसरों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। विभिन्न उद्योगों के उद्यम इस तकनीकी का लाभ उठाने के इच्छुक हैं और इस स्थान पर अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहे हैं। उद्यमों की दुनिया में हम चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में मशीन सीखने की तकनीकी के शुरुआती अनुकूलन को देख सकते हैं, जो प्राकृतिक भाषा में उपयोगकर्ता की बातचीत को संशोधित करते हैं। उद्यम मूल्य सृजन को बढ़ाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को में नवाचार की गति को साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन सीखने की तकनीकी और मुख्य रूप से विद्वानों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की सक्षम हुआ करती थी। ये एल्गोरिथम जटिल गणितीय सूत्रों के भार से काफी मुश्किल है, जिन्हें केवल बीजगणित, संभाव्यता की सूचना के सिद्धांत की गहन ज्ञान के साथ समझा जा सकता है। जैसे जैसे मशीन सीखने का अनुशासन प्रमुखता प्राप्त करता है और ये प्रौद्योगिकियां प्रयोगशाला में उद्योग डेटा केंद्र की ओर बढ़ने लगती हैं, इसके लिए कौशल आधार को विस्तार करने की आवश्यकता होती है। अब जब उद्योग इन तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने जा रहे हैं, तो कुशल पेशेवरों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसमें रोजगार की अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। हमने विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने फैकल्टी के साथ में कई प्रयोग किए हैं। आने वाले वक्त में, क्योंकि ये एक नई तकनीकी है, हम किस तरह से छात्रों में किस तरह से उनकी मानसिकता इस ओर विकसित करेंगे। उद्योगों में आईटी पेशेवर इस क्षेत्र में अब कौशल की तलाश कर रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कहां से प्रशिक्षित छात्र मिलेंगे, क्योंकि ये अब उद्योगों में सबसे अत्यंत कौशल में से एक होने जा रहा है। आज की दुनिया में मशीन सीखने में सबसे आसान काम कोडिंग है, क्योंकि इस क्षेत्र में समाधान विकसित करने के लिए कई उपकरण
और ओपन सोर्स लाइब्रेरी उपलब्ध होंगी, भविष्य में उपलब्ध होंगी। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिकों का और अधिक प्रयास होगा। मशीन सीखने के कार्यक्रम, अगर ऐसा नहीं होगा तो मशीन सीखने के कार्यक्रम नेत्रहीन ड्राइविंग के समान होंगे। उक्त मशीन लर्निंग आधारित समाधानों को विकसित करने और आकाश देने की अवधारणाओं की समझ भी की कमी एक बड़ी बाधा हो सकती है। कई आईटी पेशेवर और छात्र इन अवधारणाओं को सीखने में काफी रुचि रखते हैं, लेकिन जटिल गणितीय सूत्रों द्वारा उदासीन हो जाते हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या जटिल गणितीय सूत्रों के बारे में चिंता किए बिना मशीन सीखने की अवधारणाओं और एल्गोरिदम की व्याख्या करना संभव है? और क्या यह भी संभव है कि आंशिक रूप से उत्पन्न कैलकुलेटर और मैट्रिक्स संचालन को समझे बिना मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया जा सकता है? हम गणितीय सूत्रों के बिना बताए मशीन लर्निंग में मौलिक ज्ञान के निर्माण की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। गणित मशीन सीखने के लिए आवश्यक है, लेकिन और यह एक जटिल विषय है। इसके लिए अभ्यास और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, लेकिन हर गणितीय सूत्र का सहज अर्थ है जिसे समझना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में इसके पीछे के सूत्रों में जाए बिना लोकप्रिय मशीन लर्निंग डायरेक्टर सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर के एंड पे कुछ नेटवर्क इशू है, अभी सर की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपको जब तक इस प्रोग्राम का शेड्यूल बता देता हूँ। अभी हमारे बीच में माननीय जो वाइस चांसलर मैम है, नीलिमा गुप्ता मैम, जो वाइस चांसलर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की, उनका स्पीच है। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। डायरेक्टर सर, यस, आपकी वॉइस सर चली गई थी, कुछ नेटवर्क इशू चली था। गई थी। यस सर, सर फिर से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, यस सर। मैं बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया था, और मेरा थोड़ा सा और कुछ और विचार हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में मशीन लर्निंग में छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होंगी। छात्र इस तकनीक पर उद्योग का दृष्टिकोण हासिल कर सकते हैं, जो इन्हें इस क्षेत्र में उनके करियर के लिए बेहतर तैयार करने में मदद करेगा। हम इस प्रकार की शिक्षा देंगे जो उन मूलभूत अवधारणाओं और एल्गोरिदम पर केंद्रित हो जो कालातीत हैं, बहुत समय से चले आ रहे हैं, और मुश्किल प्रोग्रामिंग उदाहरणों से बचेंगे।
क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित हो रहे हैं। तकनीकी प्लेटफॉर्मों और पुस्तकालयों को प्रयोग में लाया जा सकेगा, जिन्हें संदर्भ संसाधन में सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट किताबों को ढूंढ सके और जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनके बारे में पता कर सके। इन सभी प्लेटफॉर्मों पर इंटरनेट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध प्रोग्रामिंग उदाहरणों में कई स्रोत हैं जिन्हें पाठक संदर्भित कर सकते हैं। Sir, VC madam has joined. If you can please invite her. Thoda, she has busy schedule. I'll do. Has she come? Friends, we are yes. extremely. मैं जो भी इस गोष्ठी में उपस्थित हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय उप कुलपति श्रीमती नीलिमा गुप्ता इस गोष्ठी में सम्मिलित हो रही हैं। कि हमारे लिए विजन ग्रुप के लिए एक उपलब्धि है और बड़े सम्मान की बात है। मैं गोष्ठी में सभी की ओर से और विजन ग्रुप की ओर से माननीय कुलपति को अपना स्नेह, आदर और निष्ठा समर्पित करता हूं। माननीय उप कुलपति की अनगिनत उपलब्धियों को बताना इस समय में संभव नहीं है, और परंतु उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं। और उनके कुछ शब्द मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो गोष्ठी को संबोधित करें। नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस मैडम, बिल्कुल आ रही है। ओके, वेरी नाइस। सबसे पहले तो मैं हमारे विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये एक वर्कशॉप आयोजित की है, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी दैट अ नंबर ऑफ यंग फेसेस हैव जॉइंड अप एंड दे आर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्कशॉप. I am also very happy to see the objectives which have been taken up by this workshop, and because it is based mainly on emerging technologies, their presence in everyday life, with a few examples with their meaning and why has it become very important today. It is also going to focus on the impact of emerging technologies in various sectors, that is manufacturing, agriculture, education, HR, marketing, etc. And also today everywhere we are talking about artificial intelligence and machine learning, which the director also pointed out right now. And the Internet of Things. Today we are all linked up with the internet, and very rapidly we are making progress in this area also. Today data science has also become very important, and with all these changes there has been a change in life, a change in the part of human life, and the role of teachers in accepting and propagating the change, that is really very, very important today. So with all these objectives in mind, I feel that some of the objectives which have taken up, they are sufficient to conduct an entire workshop. But since it is focusing on a large number of objectives, I think we will be able to focus on each of these aspects and come out with some good results. Now, a few of these topics which are being taken up are of interest to me, because if we talk about emerging technologies, in the past also, we were focusing on emerging
technologies. But why today has it become so important? आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्यों आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की ओर हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि आज ये हमारी एक आवश्यकता बन गई है. Today it is a necessity for us. And necessity is the mother of invention. ये हम सभी जानते हैं. तो आज क्योंकि ये हमारी एक necessity बन गई है, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी में हम और आगे बढ़ते चले जाएं, इसलिए हम नई नई चीजें हम खोज करते चले जा रहे हैं. Because we are all aware, आज के परिप्रेक्ष्य में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी. बाकी तो आप लोग सब विद्वान हैं जो इस पर अलग अलग टॉपिक्स पर आप लोग चर्चा करेंगे. पहला तो ये कि कोविड-19 ने आकर हमारी जिंदगी को बदल दिया. और यदि हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडली इसको एनालाइज करें तो हम इसको प्री कोविड एरा, कोविड एरा में हम चल रहे हैं और पोस्ट कोविड एरा की हम आज चर्चा कर रहे हैं. तो प्री कोविड एरा में हमारी जिंदगी कुछ दूसरी तरह की थी. हम लोग चर्चा करते थे टेक्नोलॉजी की, हम चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं था, हम लोग ऑर्डिनरी क्लासरूम टीचिंग में ही हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे. तो कभी हमने ये आवश्यकता नहीं समझी कि क्यों हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ बढ़ें, क्यों हम नई नई टेक्नोलॉजीज को का आविष्कार करें. लेकिन जब ये कोविड आया, अब हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए. और आपको मालूम है आज भी हम लोग रेगुलर क्लासेस लगाने में हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. और 6 महीने बीत गए, हम लोग ये सोचते सोचते कि कोविड जाएगा और हम पढ़ाई शुरू करेंगे, कोविड जाएगा तो हमारी क्लासेस शुरू होंगी, कोविड जाएगा तो हमारी दिनचर्या सामान्य होगी. लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया. 6 महीने कोई छोटा समय नहीं होता. और इस बीच में हमने सोचना शुरू किया कि क्या हम पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ देंगे, क्या हम काम करना अपना छोड़ देंगे, क्या हम अपने व्यवसाय छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. क्योंकि एक तरफ यदि ये बीमारी है तो दूसरी तरफ हम लोग को आत्मनिर्भर भी बनना है. हम लोगों को इस पर भी कार्य करना है कि कैसे ऐसे समय में हम लोग आज भी हम नौकरी पा सकें, कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें, कैसे हम पठन पाठन अपना कर सकें, कैसे हम जॉब दे सकें, कैसे हम स्टार्टअप्स अपने खोल सकें. एंड ऑल दिस हैज गिवन राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी. With these perspectives, we are moving ahead, and we thought that now we should plunge into this area. और हमें देखना चाहिए कि हमें नई नई क्या टेक्नोलॉजीज हम आविष्कार कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. दूसरा जो बिंदु है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 34 सालों के बाद आज हमारे सामने आई है. 34 साल, we have more than 3 decades. That's not a short period. During these 3 decades, there has been a lot of drastic change. Incidentally, I was associated with some of the meetings when this national education policy was being framed. I participated in some of the meetings and we discussed about online teaching. We discussed about science and technology innovative programs, STIP. इत्तेफाक से इसकी एक national body भी बनी हुई है DST के द्वारा, उस पे भी I am a member of this committee. So we started thinking कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ें. और जैसा मैंने कहा आपसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक नेसेसिटी बन गई. आज के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है. आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्लासरूम में जाने में असमर्थ हैं. आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग पर जाएं. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कल भी हमारे यहाँ एक वाइस चांसलर आए हुए थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक वर्कशॉप हम लोगों ने भी की थी. तो उसमें भी हम लोगों ने ये चर्चा की, मैंने भी ये कहा कि नेशनल एजुकेशन जब पॉलिसी बन रही थी तब कोविड नहीं था. लेकिन आज जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ वेरी नाइसली. उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी है, उसमें सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के बारे में भी है, उसमें मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री के बारे में भी है, उसमें इंटीग्रेटेड टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में भी है. ऑल दीज थिंग्स they are becoming today. We have to talk that they must be taken up and that the national education policy has already taken care of. तो ये सब जो चीजें हैं, और आज यदि हम वापस आज हम आ जाते हैं, टुडे इज 29th of August 2020, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम आ गए हैं, आज हम लोग वी आर कंपेल्ड टू थिंक कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें. और मेन जो बिंदु जो आप लोग भी सब चर्चा करेंगे, आप मशीन लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप चर्चा करेंगे, आप IoT के बारे में आप चर्चा करेंगे, आप डेटा साइंस के बारे में आप चर्चा करेंगे. तो दे हैव नाउ बिकम आवर वे ऑफ लाइफ. And this is how technology is emerging. And I'm sure that with these perspectives, हम लोग जैसा आज सोच रहे हैं, इस पर हम लोग अच्छा हम लोग कार्य करेंगे. कार्य देखिए इस समय हो रहा है टेक्नोलॉजी पर,
लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है. It is we now who have to give a direction to this thought of teaching, learning and technology. I am sure that this workshop, which has been organized by our vision group of institutions, will definitely be successful. और आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगी कि इस वर्कशॉप को आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग चलाइए, और जो भी आप लोग ये बिंदुवार आप लोग डिस्कशन करेंगे उसकी रिकमेंडेशंस के तौर पर आप यूनिवर्सिटी को भी एक कॉपी सबमिट कीजिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो एट एवरी स्टेप we are having regular meetings on the national education policy, and maybe we are able to incorporate some of your ideas which are coming out from this workshop. I wish you good luck, and I also thank you for inviting me a part of this workshop and for allowing me to share some of my views on the emerging technologies of today. Thank you very much. Namaskar. This was a very deep insight, ma'am. It was a deep insight, and we are lucky that we have you out here to guide us at starting point. Thank you. So thank you for sparing time, ma'am, in your busy schedule. Madam ने हम लोग को बहुत ही summarize करके importance बताई. Friends, हम लोग यहाँ पे we have assembled. There are few things आप लोग you will realize कि this is a congregation of many people. आप में से कुछ कंप्यूटर के होंगे टीचर्स, कुछ STEM sciences के होंगे, कुछ अलग होंगे. So we'll have to go in a broad spectrum. We cannot exactly focus completely on algorithm basis. What we have tried is, ये पहला step होगा जिसमें we'll try to point out in a layman language, एक simple language में हम लोग emerging technologies को उठाएंगे जिसको सबको समझ में आ सके. You are always welcome. This is the first step. These are complicated technologies. इसमें कई चीजें हैं जो आगे बहुत सीखने की हैं, बहुत समझने की हैं. जैसा कि VC मैडम ने बताया, ये हम इनसे भाग नहीं सकते हैं. This will become a part of life. This has already become a part of life. That is our focus. So we will try to ensure कि आप में से हर आदमी को you get some part. आप थोड़ा सा समझ में आप सबको आए. आप सबके हिसाब से थोड़ा moderation होगा. शायद आप में से कुछ लोगों को लगे कि वो बोर हो रहे हैं या उनको ये ऑलरेडी आता है. So I apologize. हम लोग का जो प्रोस्पेक्टिव है वो है कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए. That is the part. So I'll begin this session. हम लोगों ने इसको इसके बाद 3 एंगल्स में डिवाइड करा है. I'll be taking up basic part of the starting part. Secondly, we'll have a professor in computer science जो इसमें और थोड़ा डेप्थ में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बताएंगे. And then our professor from management side वो इसको प्रैक्टिकली कहाँ क्या और हो रहा है थोड़ा सा उस पर और करेंगे. I again repeat, this is the first step. Hopefully आपसे आगे जुड़ने का मौका मिलेगा तो हम लोग इसको आगे करेंगे. So thank you. I'd like to start with the session. Rehan sir, if you can make me host. See, मैं आज का थैंक यू. आज का पेपर पढ़ने पे मुझे फाइनेंशियल टाइम्स में 2 खबरें अहम दिखी, which are again completely different. एक था कि मारुति जो है वो अपनी कार सेल करने के साथ साथ रेंट पे देने की बात कर रहा है. This is something which has been happening throughout the world. लेकिन ये केवल कार की बात नहीं है. This is something which is coming up in all sectors. Pay as you need, pay as you use, SaaS, PaaS के जो मॉडल्स हैं जो हर जगह यूज हो रहे हैं, जो क्लाउड टेक्नोलॉजी में आ रहा है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. सेकेंड चीज, जो डेटा की अहमियत है. फेसबुक और एप्पल में दोनों में आपस में एक जंग छिड़ी हुई है. एप्पल एक नया iOS में चेंजेस ला रहा है, iOS 16 में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहां पे फेसबुक को आपका पूरा डेटा कलेक्ट नहीं करने देगा. हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है, शायद हम लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है कि डेटा कितनी अहमियत रखता है. और आने वाले समय में जो जंग होगी, जो सारी चीजें होंगी, वो डेटा की बेसिस पे होंगी. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शायद इनके बहुत क्लोजली रिलेटेड है. आई लाइक टू स्टार्ट द सेशन. थैंक यू फॉर अलाउइंग मी. Good morning, friends. I'm Vishal Pandey, Secretary of Vision Group. I'm a computer developer. I've worked on a number of computer softwares, including .NET, ASP, Xamarin. I've also been part of automation. For past few years, I have been working on emerging technologies, been studying their impact on society, on civilization, on education. आज आपको यहाँ पे बुलाने का उपलक्ष्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करना है. एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आज की डेट में दे आर वेरी मच
ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है, हर जगह इसका यूज हो रहा है। सो इसके बारे में एक आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना, दैट वुड बी पार्ट ऑफ माय टुडेज डिस्कशन। आई विल बी डिस्कसिंग ऑन पॉलिसी, AICT, UGC के सारे रेगुलेशंस, सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट, इंडस्ट्रीज, ये सब क्यों इसके इतना इर्द गिर्द आगे हैं? व्हाट इज दिस, व्हाई इज इट, व्हाट इज देयर दैट इज मेकिंग इट सो डिफरेंट? अलग क्या बना रहा है? ये सारे डिस्कशन अभी क्यों हो रहे हैं? अभी ऐसा क्या हो गया है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अलग से बोला जा रहा है? Why do we use the term technologies plural? क्यों, क्या ऐसा है? मैं आपका थोड़ा समय इस पर भी लूंगा कि अलग अलग जनरेशंस क्या होती हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इंडस्ट्री, स्पेटियल वेब, ये आपस में लिंक्ड है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में। एंड लास्ट में आई विल बी टेकिंग अप एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जहां से आप समझ के आपको एक फर्स्ट हैंड आइडिया लगे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सारों पे ही कहां कहां ये यूज हो रहा है। So that would be a part of discussion today. Thank you for joining in. I'd like to start with a basic question कि आखिर ये टेक्नोलॉजीज हैं कहाँ? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। I went to a dentist. I had a root canal and dentist ने local anesthesia नहीं यूज करा। I was apprehensive. मैं पहली बार डेंटिस्ट के पास गया था and मुझे सबने बता रखा था दर्द होता है लेकिन local anesthesia यूज होता है जिससे खत्म होता है। I asked him, why are you not using it? So he told कि नहीं, now we have a different technology, digital. हम जो आपके ड्रिलिंग करते हैं, there's a digital technology जिसमें हम सेट कर देते हैं कितने मिलीमीटर जाना है थिकनेस, वो मशीन ऑटोमेटिकली बीप करती है। So we dentists are getting lot of assistance. एंड आपका टूथ का जो कैपिंग होती है वो अब 3D प्रिंटिंग से बनेगी, उसके लिए भी मेजरमेंट्स ऑटोमेटिक होंगे 3D प्रिंटर से। आई वाज इंट्रिग्यूड एज एन इंजीनियर, मुझे लगा ये तो 3D प्रिंटिंग एंड डीप रिकॉग्नाइजेशन की बातें होने लगी हैं। I called up a friend at Singapore. She's also a dentist, and I inquired कि are you aware कि इंडिया में ये सब हो रहा है? And what she told me was a complete revelation. She said कि there are technologies people are working, and Singapore में already, Singapore one of the being foremost country in the world जहाँ पे नई technologies आ रही हैं, कि आपका फ्यूचर में डेंटल आपके कुछ प्रॉब्लम हुई तो what आपका एक जस्ट इमेजिन कि आप डेंटिस्ट के यहाँ गए एंड उसने एक आपका थर्मल स्कैनिंग करी या आपकी स्कैनिंग करी जिससे आपके सारे टीथ की इमेजेस आ गई एंड फिर मशीन लर्निंग यूज करके, डीप लर्निंग का एल्गोरिथम यूज करके ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन हो गया कि आपके कौन से टीथ में कैविटी है, किस डेप्थ में कैविटी है, एंड वो ऑटोमेटिक पास ऑन हो गया उसकी जो भी आगे की मशीन्स हैं, एंड उन्होंने उसी लेवल से अपने आप को सेट कर दिया। सो व्हाट शी टोल्ड मी कि फ्यूचर में इट विल ऑल बी ऑटोमेटेड एंड किसी को कोई पेन नहीं होगा, ना टीथ ज्यादा फिलिंग होगी ना कम फिलिंग होगी, एग्जैक्टली उतना ही होगा। एंड दिस बस पार्ट इज कि ये एक्सपोनेंशियली आगे अच्छा भी होता रहेगा। सो आज की डेट में जब आप अपना मोबाइल यूज करते हैं या आप कोई डेटा सर्च करते हैं, आपको क्या लगता है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फीड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर चीज में हेल्प कर रही है, हर चीज में गाइड कर रही है, हर चीज में आगे बढ़ने का आपको तरीका बता रही है, एंड इट इज देयर एवरीवेयर। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बैंक्स में, आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप एक पैसा कहीं से कहीं भेज रहे हैं तो ब्लॉकचेन के थ्रू वो रिकॉर्ड्स कहाँ आ रहे हैं? आप होटल में बुकिंग कराते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं, आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, इन सारी चीजों को हर जगह यूज कर रहे हैं। ब्लॉकचेन का हर जगह एप्लीकेशन हो रहा है, बस आपको ये एहसास नहीं है क्योंकि अभी आपका लाइफ का पार्ट हो गया है। आपने अगर एक भी सर्च करा, आप कहीं भी आपने एक मूवी अगर अमेजन में देखी तो आपको तमाम सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि ये आप सर्च कर सकते हो। ये एग्जांपल्स कहाँ से आते हैं? वो आपको कोई सॉफ्टवेयर लिख नहीं रहा है, कोई इसको बना नहीं रहा है, ये तो ऑटोमेटिक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट हो रहा है। आप जो भी नई चीज सर्च करते हो,
या आप कोई नई बुकिंग कराते हैं, आप जब भी ट्रेन कर रहे हैं या आप मेट्रो में खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं लिस्ट की अगली ट्रेन 5 मिनट बाद आएगी, 3 मिनट बाद आएगी, एरोप्लेन इतनी देर बाद आएगा, ये सब ऑटोमेटेड हो रहा है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, कोई लिख नहीं कर रहा है, दिस नोबडी वर्किंग, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन हो रहा है, हैंडशेक हो रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ what we call emerging technologies, and these are covering rapid areas every day. They are increasing, and this is what आज का हमारा discussion is all about here. I fully understand that it will take some time to be able to understand and appreciate new technologies. And आज का आपको यहाँ बुलाने का जो उपलक्ष्य है वो शायद आपको एक इनिशियल इंट्रोडक्शन देना है, जिससे आप आगे बढ़ सकें, उस चीज को आगे यूज कर सकें. टेक्नोलॉजीज के लिए जो एक अहम चीज होती है, क्या चीज ऐसी होती है जो किसी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट बताती है, बनाती है. हमेशा से दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज, जब से इंसान का जन्म हुआ है, जब से इंसान राइट फ्रॉम स्टोन एज to iron age, brass age, and then coming together of civilizations, हमेशा ही नया कुछ होता आया है. कब कब कुछ ऐसा नया होता है कि पूरी दुनिया रुक के उसका इंतजार करती है. There were few like जब व्हील बना था, या जब इंजन का पहला आविष्कार हुआ था, जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे, there were few areas, few time, few inventions, few things जिनके कारण पूरी दुनिया की गति ही चेंज हो गई. एंड व्हाट इज इट जो हर टेक्नोलॉजी को कुछ अलग बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है. आज ऐसा क्या है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अलग हो गई हैं? Deloitte uses 3 parameters in Deloitte 2020 report. They have used 3 different parameters इस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट बताने के लिए. स्केलेबिलिटी क्या हुई कि आप कितना अलग कर सकते हैं. देखिए, इस टेक्नोलॉजी को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हम लोग इमर्जिंग के साथ कई बार एक्सपोनेंशियल बोलते हैं. I'll give you a very simple example. हम लोग जो एक पुराना लीनियर तरीका था बिजनेस करने का कि आपके पास एक होटल है, आपने एक दूसरा होटल खरीदा, पहले होटल से प्रॉफिट कमाया, जोड़ा होटल से, रेस्टोरेंट से, टैक्सी से, आपने उसको अच्छे से चलाया, एक और टैक्सी खरीदी, एक और बस खरीदी, अच्छा करा 2 और 3 और खरीदी, कहीं से लोन लेके 2-3 और खरीदी. दैट इज द कंजर्वेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस. अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यू टेक एग्जांपल ऑफ ओला, यू टेक एग्जांपल ऑफ जोमैटो. आपके पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म लाते हैं जहां पे सबको इकट्ठा करते हैं, जो कि एग्रीगेटर बोलता है, एग्रीगेटर उसको बोला जाता है. ना आप एक नई टेक्नोलॉजी लाते हैं जहां एक दिन में 0 से आपके पास 1000 रेस्टोरेंट हो गए. यू कैन यूज दोस सर्विसेज. इट इज एज गुड एज ओनिंग दोस रेस्टोरेंट्स. आपके अपने हैं, समथिंग लाइक मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप. एक भी होटल नहीं है, लेकिन आपको फैसिलिटीज दे रही हैं होटल्स को यूज करने के लिए. नाउ दिस इज वन पार्ट. आप सारे ही लोगों ने इन टेक्नोलॉजीज को देखा होगा, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, इनको यूज करा होगा. लेकिन शायद इनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे हुई, क्या चीज ऐसे हुई, ये शायद आप ना समझ पाए होंगे, या आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि कितनी फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप एक जगह प्लेस करते हैं खाने का ऑर्डर, दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है, वहां से आता है, या कहीं पे कितना होटल खाली है, कहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड में कितने ट्रैवल कब प्लेन जा रहा है, कब आप बुकिंग करा सकते हैं, बेस्ट सबसे चीपेस्ट क्या है. These are possibilities. And ये कोई ह्यूमन प्रोग्राम नहीं है. यहीं पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जहां पे ऑटोमेशन है, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन है, यूज हो रहा है. स्केलेबिलिटी के साथ ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स. आज के कुछ टाइम पहले तक हम लोग वेबिनार बहुत कम लोग अटेंड करते थे, आज अटेंड कर रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट्स का बहुत कम लोग जानते थे, आज की डेट में इट इज इजीली पॉसिबल. हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट्स यूज कर रहा है, पेटीएम यूज कर रहा है, गूगल मनी यूज कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. तो एक नई मार्केट ही ओपन हो गई. 3 साल पहले, 4 साल पहले वो लोग यूज ही नहीं कर रहे थे. 4 साल पहले वेबिनार्स के लिए अलग अलग देवर फ्यू कंपनीज. मैं महिंद्रा में गया था, आई वेंट टू पावर ग्रिड. अलग से रूम्स था जहां पे वेबिनार्स के लिए अलग से सारी फैसिलिटीज थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एकदम अलग ही. दैट वाज अ वेरी सेक्लूडेड कल्चर. आज की डेट में मार्केट बढ़ गया, हर आदमी यूज कर सकता है. तो वो टेक्नोलॉजी जो मार्केट बढ़ा दे, जो पहले भी नहीं यूज कर रहे थे वो अब यूज करने लगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई किसी भी टेक्नोलॉजी को ऊपर ले जाने के लिए. एंड तीसरी चीज ईज ऑफ यूज. अगर कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, केवल कुछ लोग यूज कर सकते हैं, तो वो इट डज नॉट गिव टू मच ऑफ अपील.
आज की डेट में आप सोचिए, मोबाइल हर आदमी यूज कर लेता है, एंड मोबाइल से यू आर डूइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। आप क्लाउड पे जा रहे हैं, आप बगैर रियलाइज करें आप अपना डेटा को गूगल ड्राइव पे स्टोर कर रहे हैं, आप कहीं से भी उठा रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्च करके आप फेसबुक में फेस टैग कर रहे हैं, दैट इज प्योर डीप लर्निंग। इतने सारे फेसेस है, उसमें से अलग से फेस टैग हो रहा है, या आप फेसबुक में लॉगिन करा, आपको इंस्टाग्राम में लॉगिन करा, आपको सजेशंस आए, हर आदमी उसको यूज कर ले रहा है। बहुत मुश्किल नहीं बचा है, ऑलमोस्ट आप में से शायद हर एक के पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे या यूज करना आप जानते होंगे, एंड इट इज सी आपके दादाजी, मेरे दादाजी, आपके फादर, आपके बच्चे सब यूज कर रहे हैं। सो ईज ऑफ यूज कितना आसान है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चीजें कॉम्प्लिकेट कर दे, टेक्नोलॉजी तो ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ावा दे सके, चीजों को अच्छी कर सके। कम टू अनदर पार्ट, अब क्यों ऐसा अचानक क्या हो गया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, मैं आपको अगले स्लाइड्स में, अगले डिस्कशन में टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। अभी क्या हो गया, दिस इज वेरी शॉर्ट में आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दो अलग अलग पैरामीटर्स हो गए। एक तो कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई, मूर्स लॉ जो बहुत पहले से एप्लीकेबल था, मूर्स लॉ में चेंजेस आए, हर बार नई कंप्यूटिंग पावर हो रही थी। आप में जो कंप्यूटर साइंस के हैं या मैथ्स के हैं वो शायद इस चीज को जानते होंगे, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए भी कंप्यूटिंग पावर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, एंड डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, क्योंकि काफी सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, ऑगमेंटेड रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसको डेटा चाहिए। तो डेटा को स्टोर करने की, प्रोसेस करने की जो टेक्नोलॉजी थी, ये दोनों आप यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है, एंड यहाँ से यूज हुआ आपकी नई टेक्नोलॉजीज आने का। अगेन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इमेज नेट चैलेंज होता है, किसी को रिकॉग्नाइज करना। सी हम लोग की 2-3 कैपेबिलिटीज जो बहुत यूज करी जाती है, उसमें से एक है किसी चीज को समझना, किसी चीज को पहचानना, इमेज को रिकॉग्नाइज करना। आपको एक इमेज दिखी, वो कैट की है, डॉग की है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने देख लिया कि ये कप टूटा हुआ है, बहुत सारे कप की इमेज है। अब सोचिए कितने काम हम लोग केवल इमेज रिकॉग्नाइज करके करते हैं। आप सब्जी खरीदने गए, कौन सी सब्जी खराब है, आपने एक बार देखा, समझ लिया, एंड क्या मशीन ये काम कर सकती है? आप एग्जाम्पल सी, ह्यूमन रेट ऑफ एरर, यहाँ पे रेट ऑफ एरर आपको दिखा रहे हैं, ह्यूमन रेट ऑफ एरर ये है। रेट ऑफ एरर मतलब ह्यूमन रिकॉग्नाइज करने में कितना मुश्किल होती थी। यू सी कि 2010 तक मशीन का रेट ऑफ एरर बहुत ज्यादा था, 2011, 2012, 13, फिर अचानक ही चेंजेस आने लगे। ये चेंजेस जो आपको बोला, कंप्यूटेशनल एनर्जी पावर बढ़ने के कारण, आपका डीप नेटवर्क्स बढ़ने के कारण, न्यूरल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मशीन के एल्गोरिथम्स बने, एंड डेटा बढ़ने के कारण। Now you see these changes. आप सामने देखिए कि कैसे आज की डेट में ह्यूमन आई से कहीं ज्यादा मशीन चीजों को पहचान लेती है, एंड दिस इज हैविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन। यू जस्ट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ज्यादातर डॉक्टर क्या करता है, उसने एक्सरे की रिपोर्ट देखी, अगर एक्सरे की रिपोर्ट देख के आइडेंटिफाई करना है तो वो तो इमेज को पहचानना ही हुआ ना। अगर मशीन वो काम बेहतर कर सकती है तो वो आगे आपको बेटर बता सकती है, बेटर प्रेडिक्शन दे सकती है किसी भी रिपोर्ट के थ्रू, एंड ये ऑलरेडी हो रहा है। वॉटसन इंजन है IBM का, विच इज ऑलरेडी डूइंग बेटर प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर केसेस देन एनी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर रहा है। जितना भी केसेस वो कर रहा है, अगर सही गलत कर रहा है, उससे भी उसको बेनिफिट हो रहा है। अनदर पार्ट, मे बी मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी चल रहा हूँ, बिकॉज सी यहाँ पे वी आर जस्ट गिविंग यू ओपनिंग। यू आर वेलकम। आप हमारे कॉलेज की साइट में आ सकते हैं, हमारे कॉलेज विजिट कर सकते हैं, या शायद आपसे अगला सेमिनार हम लोग कर सकें जिसमें हम लोग आपको इस बारे में डिस्कस कर सकें और डिटेल्स में। यहाँ पे बस बहुत छोटे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड यूज होता है। देयर इज नो सिंगल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम यूज करते हैं, एंड ये टेक्नोलॉजीज, कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिनको मिला के हम बोल रहे हैं कि उनके कारण चेंजेस आ रहा है। अब ये टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? देयर आर नंबर ऑफ सच थिंग्स जिनके कारण हम बहुत सारे चेंजेस की बात करते हैं, एंड ये आप अगर देखें, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज जिनके कारण बहुत फर्क पड़ने जा रहा है दुनिया को, और जो एक कॉमन कंसेंसस है, इनके कारण बहुत चेंजेस आने वाले समय में होने जा रहा है, उसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आई लाइक टू शो यू। इसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज जिनके कारण बहुत चेंजेस आने की उम्मीद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, दैट इज वन ब्रांच। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन,
ड्रोन, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एंड देयर नंबर ऑफ अदर्स. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, देयर इज नो सिंगल टेक्नोलॉजी. एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो नई है, नए तरीके से वर्क कर रही हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल पावर काफी चाहिए होती है एंड जो काफी कुछ ह्यूमन फंक्शन को रेप्लिकेट कर रही है. नाउ वेरी शॉर्टली आई विल ट्राई टू bring another important point, another important concept in this whole discussion. कि see, we have always been driven by the fact कि हम human replicate कर सकें, जिसको आप बोलते हैं artificial intelligence, general artificial intelligence. आप एक ऐसा subservient बना सकें, एक ऐसा servant, एक ऐसा helper जो human को replicate कर सके. That is very difficult. आज की डेट में I am being very open with you, candid with you. ऐसा रोबोट बनाना जो सारे ह्यूमन काम कर सके अभी पॉसिबल नहीं है. ऑल सेड एंड डन, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मूवीज देखी होंगी, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, अभी बहुत दूर है. दैट इज नोन एज जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. अभी जो टेक्नोलॉजीज आ रही है दे आर नोन एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. हम पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं बना रहे हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग के एक परसेप्शन, एक काम को ले रहे हैं जो मशीन कर सकती है और उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको एग्जांपल मैंने दिखाया इमेज रिकॉग्नाइजेशन का, ऐसे ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेशन है, NLP, नेचुरल लैंग्वेज पहचानना, जो आपकी अलेक्सा और अलग अलग मशीन यूज करती हैं. आप कंप्यूटर में आज की डेट में गूगल खोलिए, मैप में आप ऑर्डर दीजिए कि मैप यहाँ से वहां का रास्ता ढूंढ लो, वो आपकी आवाज को पहचान रहा है, समझ रहा है. अब कोई सेट प्रोग्राम नहीं है, हर एक की आवाज अलग होती है, जैसे हर एक इमेज अलग होती है, उसका आप एल्गोरिथम नहीं बना सकते हैं, वैसे ही हर आवाज भी अलग होती है. तो कुछ पर्टिकुलर चीजें, जस्ट इमेजिन, एक पूरा सर्वेंट बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना जो आपके घर में जाने के बाद आपकी जमीन पे जाए और जो भी चीज नीचे गिरी हो उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसकी इमेज आइडेंटिफाई कर ले, ये पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबिलिटी एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के थ्रू अलग अलग ह्यूमन के काम करे जा रहे हैं और वो मशीन बेटर कर रही है. So these are technologies which I have here in screen in front of you. You can always check out this page from our website. ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही हैं, जिन पे फ्यूचर पूरा रिवॉल्व करने की बात हो रही है, इंडस्ट्री पूरी आने की बात कर रही है. इन्हीं की बेसिस पे वी आर सेइंग कि अगली इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी एंड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज इज डेफिनेटली बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनको यूज करने के लिए ही हम लोग व्हाट वी हैव डन इज कि we have started 3 new branches. But before that, I'll very quickly like to take you to another important aspect, difference in generations. देखिए, आप human generations नहीं, हम लोग human generations की बात करते हैं, वो पुरानी generation थी. हम लोग क्या ऐसा होता है जो एकदम अलग हो गया? देखिए, कंप्यूटर में आप सारे लोग शायद जानते हो या इसको इजिली समझ सकते हैं. पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, फिर ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, इंटीग्रेटेड चिप्स. जब कुछ नया हो गया, देखिए डेवलपमेंट हमेशा होता आया है. घोड़ा गाड़ी बनी तो घोड़ा गाड़ी में डेवलपमेंट होता गया, उसका पहिया बेटर हुआ, 2 लोगों की जगह 5 लोग बैठने का आया, ऊपर छत आई एंड उसका यूज फार्म मशीनरी में भी हुआ. बहुत पुराने हार्वेस्टर्स जो थे वो घोड़े के थ्रू आगे खींच रहे थे. सो डेवलपमेंट तो हर दिन हो रहा था, किसी भी तरह कोई रोक नहीं सकता है. लेकिन जब तक घोड़ा गाड़ी में डेवलपमेंट हो रहा था वो एक जनरेशन थी. अब अगला क्या हुआ कि उसमें आपने इंजन यूज करके ट्रेन बना दी. अब ट्रेन को हम घोड़ा गाड़ी का डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं, वो एक नई जनरेशन आ गई. सो सिमिलरली टेक्नोलॉजीज में कई बार नई जनरेशन आती है. कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के बाद अगला क्वांटम कंप्यूटर पे यूज हो रहा है, जिसको नई टेक्नोलॉजी बोलेंगे. आप में से जो मैकेनिकल के हैं, इंडस्ट्री 4.0 इज समथिंग अगेन जो आप टर्म बार बार सुनेंगे, यूज करने की भी आप कोशिश करेंगे, आपको मालूम भी होना चाहिए. क्लासरूम्स में भी आपके ये टर्म आएगा बार बार, इंडस्ट्री 4.0. इंडस्ट्री 1.0 था जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाए. दैट वाज फर्स्ट पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था. फिर एक मास प्रोडक्शन लाइन जो कि फोर्ड से स्टार्ट हुई एंड बहुत जगह जगह पूरा यूरोपियन रेवोल्यूशन हुआ, उस पर मास प्रोडक्शन लाइन हुई. एक कन्वेयर बेल्ट बना जहां पे प्रोडक्शन हो रहा था. दैट वाज इंडस्ट्री 2.0. इंडस्ट्री 3.0 आया जहां ऑटोमेटेड कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर के थ्रू चीजें बनने लगी. आज की डेट में इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, जहां पे स्मार्ट फैक्ट्रीज होंगी. हर सामान पहले से जो बनना होगा वो मशीन बना रही होगी. अगेन मैं आपको जो बता रहा हूँ, पूरा काम मशीन नहीं कर रही होगी, कुछ स्पेसिफिक काम कर रही होगी जिसको ह्यूमन से बेटर कर रही होगी और ह्यूमंस को दूसरे काम करने होंगे, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करना होगा. एक और टर्म जो आप शायद बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे, स्पेटियल वेब, Web 3.0. अब अगेन आप देखिए यहाँ पे कितना क्लियर क्लासिफिकेशन है.
वेब 1.0 में डेस्कटॉप ब्राउजर्स यूज होते थे, एक सेट सर्वर थे, आप यूज करते थे, पुरानी साइट्स आप अपने डेस्कटॉप से करते थे जो एसक्यूएल पर चलती थी। फिर आपने मोबाइल से नेट यूज करना स्टार्ट करा, 3G टेक्नोलॉजी आई, क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने यूज करी, एंड जो डेटा था वो बिग डेटा के फॉर्म पे आ गया, आपको बोला डेटा प्रोसेसिंग का। इसी तरह जो अगली टेक्नोलॉजी होगी, ऑडियो, आपका वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वॉइस जो आपसे बोला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहाँ पे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर होगी, एंड जो इनका डेटाबेस होगा वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगा। अब ये एकदम अलग आ गया, इसमें आप किसी भी तरीके से ब्लॉकचेन को बिग डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो उसका अगला वर्जन है। सो दीज आर वर्जन्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, आई कैन नॉट टेक टू मच टाइम बिकॉज मेरे अगले 2 प्रोफेसर आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपको और डिटेल्स में बताएंगे कुछ चीजें। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्थ केयर एक चीज है, जस्ट इमेजिन कि हम लोग जितने भी हेल्थ केयर है, आपके मॉनिटर्स जो हैं, उसकी जगह आप एक घड़ी पहनो जहाँ पे आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली आ रही है, एक लेवल से ज्यादा हो तो वो ऑटोमेटिक मैसेज भेजते। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, आईसीयू सबसे कॉस्टली होता है, आईसीयू की लिमिटेशंस हैं, बहुत आईसीयू हैं भी नहीं। आईसीयू की रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ मशीन्स हैं जो आपको मॉनिटर करती हैं। अगर वो मशीन्स आपकी रिस्ट पे या आपके जिसको हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं, वहां पे यूज करके आपका एक टैटू बन सके जो आपकी सारी चीजें मॉनिटर कर रहा हो, आपका ब्लड शुगर, आपकी बेसिक पैरामीटर्स, एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो वो इमीडिएटली डॉक्टर को मैसेज भेज दें, डॉक्टर उस पर रिप्लाई कर दें, उसी हिसाब से वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, आपस में ही सारे काम हो रहे हैं, वो आपको उसी हिसाब से डोजेस बढ़ा दें। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इसी तरह फार्मिंग में बहुत यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। एग्रीकल्चर में 2 तरीके से यूज हो रहा है, एक तो फार्मिंग एंड फार्म मशीनरी में, दूसरा फूड प्रोसेसिंग में। आई कैन शो यू अ बेटर एग्जांपल परहैप्स बाय, आप हमारे अगर साइट हमारी विजिट करें, हम लोग के यहाँ अलग अलग जितनी भी ब्रांचेस हैं उसका हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन करा हुआ है, एंड परहैप्स यू कैन इजीली सी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर में जो भी नया है, एग्रीकल्चर में इतनी सारी चीजें नहीं आ रही हैं। आपका वर्टिकल फार्मिंग तो थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत यूज हो रहा है, इरिगेशन सिस्टम, जस्ट इमेजिन आप यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर कितना पानी चाहिए, एंड आपसे मतलब नहीं है, वो सॉइल मॉइस्चर देखता है सॉइल का, या फिर वो जाके गूगल पे सर्च करता है कि वेदर क्या है, बारिश होने वाली है, आज कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितना वो होगा। साथ में वो ये भी सर्च करता है कि जो अभी प्लांट है वो प्लांट कौन सा है, प्लांट की फोटो शायद खींच के मशीन लर्निंग के थ्रू देखता है कि प्लांट किस लेवल पे है, फ्रूट्स किस लेवल पे हुए हैं, और उस बेसिस पे डिसाइड करता है कितना पानी देना चाहिए। एंड ये सारा काम ऑटोमेटेड है। एंड सी फार्मर्स डेफिनेटली नथिंग अगेंस्ट फार्मर, लेकिन वो अपने विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से यूज करते हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड का कलेक्टिव एक्सपीरियंस आ रहा है एंड उसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह मशीन लेवल में आपके जस्ट इमेजिन कि हम लोग जब आप गए, आपको चेरी तोड़नी है या आपको एप्पल तोड़ना है, हम कैसे देखते हैं? केवल देख के ही तो समझते हैं। अगर मशीन बेटर देख सकती है तो वो उसको समझ लेगी एंड फिर उसको यूज कर सकती है। सो दीज आर, एंड इससे रिलेटेड हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इस साल भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो परहैप्स व्हेन कोरोना इज ओवर वी कैन इनवाइट यू, आप किसी दिन आए एंड देखें इंजीनियरिंग लेवल पे कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड इट इज नॉट, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री जहां पे इन सबकी बहुत रिक्वायरमेंट है। स्कूल लेवल से बच्चों को समझना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। दीज आर ऑल, एज आई टोल्ड यू, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए पहली चीज उसको अच्छा बनाने के लिए है ही क्या कि वो आसानी से यूज करी जा सके, आसानी से समझी जा सके। सो दीज आर इजिली एप्लीकेबल, दीज कैन बी इजिली यूज्ड, these are not very difficult. And I'll just give 2 more examples to you. It's already time. मैं आपको पहला एक एग्जांपल देना चाहूंगा इंश्योरेंस का। शायद आप में से काफी लोग इंश्योरेंस से हम लोग नॉर्मली बहुत जानते नहीं है। जस्ट इमेजिन कि इंश्योरेंस के जो क्लेम्स होते हैं, आपकी गाड़ी कहीं टकरा गई और आप उसका क्लेम लेना है, आपने फोन करा और एक सर्वेयर आया
उसने गाड़ी का इंस्पेक्शन करा और फिर वर्कशॉप में गया, उसका रेट पूछा और उसने कहा ये वाला पोर्शन अलाउड है और ये वाला तो पहले का लड़ा हुआ है, इसको आप अभी क्लेम कर रहे हो. Now this entire process is taking a lot of time. What happened during COVID time, as travel was not possible, so this started. उसके पहले भी चल रहा था, अभी तो एकदम ही यूज होने लगा. Just imagine कि आपकी गाड़ी लड़ी है और आपने उसका फोटो खींचा और आपने वो फोटो भेज दिया कंपनी में. नाउ मशीन लर्निंग के थ्रू उन्होंने फोटो को देख के पूरा समझ लिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि ये अभी का टूटा है या पहले का टूटा है, कितना दिन पुराना टूटा है. एक्सपर्टाइज थ्रू फोटोग्राफ्स आ गया एंड एल्गोरिथम ने ऑटोमेटिकली उसको करा या डिसअलाउ करा या कुछ पोर्शन अलाउ करा. अब टाइम नहीं लगा, किसी को आना नहीं पड़ा, कॉस्ट बहुत कम हो गई. इस कॉस्ट का बेनिफिट फाइनली कस्टमर को होगा. There are a number of novel concepts in insurance. Just imagine कि आप केवल फ्राइडे सैटरडे आपके मम्मी पापा हैं या कोई एजेड लोग हैं जो केवल फ्राइडे सैटरडे घूमने जाते हैं, गाड़ी कभी कभी निकालते हैं, वो पूरे साल का डेली का इंश्योरेंस क्यों दें? इंश्योरेंस कॉस्टली है. तो उन्होंने कर रखा है कि हम केवल फ्राइडे सैटरडे यूज करेंगे और हम जितना यूज करेंगे उसी हिसाब से इंश्योरेंस हो. अगर 7 दिन का 700 है, 2 दिन यूज कर रहे हैं तो आप 300 ले लीजिए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. Now what can be done? इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी में एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक डिवाइस लगाती है जो ऑटोमेटिकली बताता है गाड़ी कितना चली, एक एवरेज बनाते हैं एंड उसको डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी में जाता है और उसी हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है. दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी. जस्ट इमेजिन आपकी जो रिस्ट वॉच है, आपकी हेल्थ वॉच, आपकी इंश्योरेंस कंपनी ये चाहती है कि आपकी लाइफ लंबी हो, आप एक्सरसाइज करें एंड वो आपको एक एग्जांपल एक वो ऑफर देती है कि आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो वो डेली आपके रिस्ट वॉच में आ रही है, उसके हिसाब से आपको हम बेनिफिट देंगे. हेल्थ केयर आपको 2% 3% का डिस्काउंट देगा. सी यहाँ पे दोनों बोथ आर विनर्स, आप भी एंड हेल्थ केयर कंपनी भी. एंड जस्ट इमेजिन ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ना हो. इसी तरह आज की डेट में ज्यादातर जो भी बैंक के लोन सैंक्शन हो रहे हैं वो ऑटोमेटेड प्रोसेस से हो रहे हैं. रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड असेसमेंट, जब भी कोई चीज आप एटीएम से पैसा निकालते हो, एटीएम से निकालना इज ऑल्सो बिग टेक्नोलॉजी, लेकिन आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो कहीं ना कहीं एक सर्वर उसको चलाता है, यूज करता है और देखता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं कहीं फ्रॉड हो रहा हो. वो आपकी पुरानी हिस्ट्री, जो भी आपका पैसा निकालने की हिस्ट्री है उसको लेता है एंड फ्रॉड के कुछ केसेस लेता है. अगर आपने नॉर्मली आप कानपुर में निकाल रहे थे, अगला पैसा आपने निकाल लिया जाके लंदन में, तो इमीडिएटली वो रिकॉग्नाइज करता है कुछ प्रॉब्लम है, ओटीपी मांगता है, शायद और भी चीजें करता है. फ्रॉड डिटेक्शन हैज बिकम वेरी इजी बिकॉज विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी यूज करी जा रही है टेक्नोलॉजी. दिस इज वन पार्ट. हम लोग इन सारी चीजों को यूज करने के लिए, बेटर करने के लिए वी हैव ब्रॉट इन 3 न्यू ब्रांचेस इन आवर कॉलेज: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा साइंस. ये तीनों ब्रांचेस AICTE से अप्रूव्ड है. AICTE ने इस बार सारी कॉलेजेस को बोल दिया आपको नई कुछ भी नया केवल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ही देंगे. एंड कुछ कॉलेजेस इस ब्रांचेस को ला रहे हैं एंड आई एम टेलिंग यू इन ब्रांचेस का बहुत फ्यूचर है. दीज आर BTech अप्रूव्ड 4-year कोर्सेज एंड इट्स नॉट ओनली माय कॉलेज. आई एम टेलिंग यू कि कोई भी आज की डेट में कहीं से भी अगर इस पे परस्यू करता है, किसी का भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है और वो मशीन लर्निंग को फॉलो करता है, डेटा साइंस इज अ ह्यूज थिंग, सारी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं. अभी मेरे आगे इसको आपको थोड़ा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मेरे प्रोफेसर आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे. लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आपका देखिए अगेन जो हम लोग बात करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी, बार बार बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का पर्पस ये होना चाहिए कि वो हर एक जगह काम आए. अगर केवल एक ब्रांच में या केवल एक चीजों में काम आ रही है तो फिर उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है. टेक्नोलॉजी को अच्छा तो आप तब मानेंगे जब वो हर जगह काम आ रही है. सो हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पे, आई जस्ट क्विकली ट्राई टू टेल यू कि ये हर कोर आपने, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं आपको दिखाया, अगर आप सपोजिंग मैकेनिकल इंजीनियर, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो जरूरी नहीं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ें. आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके मैकेनिकल का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. मैकेनिकल वर्ल्ड में, इंडस्ट्री वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स करते थे और वहां पे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं.
जैसे कि मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आपका डेटा साइंस, दीज आर गेटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो बहुत यूज हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. And these are examples. There are few examples. Abhi we'll cover them in next half. My other professors will cover you. लेकिन आप ये सारी चीजों को हमारी साइट पे भी आप देख सकते हैं या अदरवाइज भी. सी आज की डेट में डेटा माइनिंग has become important. आप कोई भी चीज गूगल में जाके मारेंगे आपको बहुत सर्च दिखाएगा, लेकिन उसमें सही में यूजफुल चीज दिखाना is becoming a big task. So हम लोग ने अपने कॉलेज में ये सारी चीजों को थोड़ा ढंग से रखा है. आप इसको समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग. आपको पता है आज की डेट में कोई भी आपका दांत अगर बनना है या आईज बननी है 3D प्रिंटिंग से बनती है. कोई भी ऐसा पार्ट जिसकी बहुत मैन्युफैक्चरिंग नहीं है वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू होता है. कार्स के नए प्रोटोटाइप्स, नए मॉडल 3D प्रिंटिंग के यूज होते हैं. 4D प्रिंटिंग उसका नेक्स्ट वो है. एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एजाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज नेक्स्ट. कैसे कम से कम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर जगह यूजफुल है क्योंकि एंड में उसका बेनिफिट क्लाइंट को मिलता है. हाइपर लूप एंड कुछ ट्रेवल्स हैं, फिक्शन वर्ल्ड स्टेल्डिंग, इन सबको यूज करा जा रहा है. जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उनका यूज इन हर जगह हो रहा है, तभी ये सारी टेक्नोलॉजीज पॉसिबल हैं. सो दिस इज वन पार्ट कि न केवल कंप्यूटर में बल्कि आपकी डेली लाइफ में हर इंजीनियरिंग की ब्रांच में इनकी जरूरत है. इसीलिए सिलेबस का ये हिस्सा बन रहे हैं, स्कूल के एजुकेशन का हिस्सा बन रहे हैं, कॉलेज में हर जगह फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के हर एक ईयर में ये सारी चीजें इंक्लूड करी जा रही हैं. स्टूडेंट इनको समझे तभी वो अपनी कोर ब्रांच में भी आगे बढ़ पाएंगे. अगर आपको सिविल में कुछ अच्छा करना है, आई एम गिविंग यू अ वेरी लास्ट स्लाइड, सिविल का एग्जांपल. आपको सिविल में आप अच्छा करना चाहते हैं, आप नई टाइप की टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, या फिर आप एरियल ड्रोन्स को यूज करके एरियल फोटोग्राफी जो कि पहले बहुत मुश्किल थी, या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. आप पूरा देखना चाहते हैं गूगल वो के थ्रू, या आप अंदर क्या होगा, कैसे होगा, कोई चीज बनने के बाद कोई सिटी, स्मार्ट सिटी कैसे डेवलप होगी, स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीजें यूज होंगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वेस्टेज कैसे कम होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे होगा. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजीली पॉसिबल. आप कहीं भी इसको अगर पढ़ें, टेड टॉक पे देखें या कहीं भी देखें, वेस्ट जो भी स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है उसमें इसका बहुत यूज हो रहा है. आपको पार्किंग की स्पेस देखनी है और काफी आपका फ्यूल वेस्ट होता है, स्मार्ट सिटी में ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया, यहाँ पार्किंग की स्पेस है, आप गए वहां पे गाड़ी आपने पार्क कर दी. आपने कहाँ सिटी में एसी चलाना है, कहाँ पे क्या करना, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग पे कंट्रोल्स हैं. जहाँ पे कितने लोग गए, स्ट्रीट लाइट, जस्ट इमेजिन कि हमारी कितनी स्ट्रीट लाइट वेस्ट होती है, हर समय रात भर जलती है. अगर टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो जाए, इतनी सस्ती हो जाए कि जब कोई जाए उसी टाइम, जब मूवमेंट हो उसी टाइम स्ट्रीट लाइट चले, तो इससे इन्वायरमेंट का भी कितना बेनिफिट होगा. मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ जीपीएस, 3D प्रिंटिंग, वेरिएबल डिवाइसेस और जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिनसे फुल यूटिलाइजेशन भी हो सकता है ना, आपका रिस्क फैक्टर भी घटता है, एक्सीडेंट्स घटते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. आप इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लें, इसका सिविल में भी बहुत यूज है. आई हैव अ फीलिंग कि मैंने थोड़ा सा आपको बहुत ही समराइज करके बताने की शायद कोशिश करी. We can meet definitely again. We can have a second round of this thing, जहाँ पे आप और डिटेल्स में इस बारे में मालूम कर सकते हैं, या आप हमारी साइट पे आ सकते हैं. आप कभी भी अगर चाहें तो यू कैन विजिट आवर कॉलेज ऑल्सो. हम लोग इस बारे में कई बार सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इसमें काफी वर्क कर रहे हैं. सो माय पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन वाज परहैप्स एक आपको आइडिया देना कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूजफुल है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूज करना आसान है, समझना भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है. एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा ये, जैसे कि आपका मोटर एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हर जगह यूज हो जाता है मोटर, आपको बहुत डेप्थ में नहीं समझना पड़ता है. आप आज की डेट में कंप्यूटर एक बिल्डिंग है, हर आदमी कंप्यूटर यूज कर लेता है, काफी हद तक मोबाइल यूज कर लेता है. वैसे ही ये सारी टेक्नोलॉजीज एक पार्ट होंगी फ्यूचर का. सो आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई सेमिनार एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस. हमारे अगले प्रोफेसर आके आपको सारी डिटेल्स में बताएंगे. यू आर फ्री, क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो. थैंक यू फ्रेंड्स. आप में से कई सारे लोगों ने क्वेश्चंस हैंड रेज करा है. आई एम श्योर कि आप क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे. फ्यू ऑफ यू वांट टू नो कि स्कूल्स के लिए क्या पर्पस है इसका. सी, जो कुछ भी लाइफ में कहीं भी अगर वर्ल्ड के लिए हो रहा है, दुनिया में कहीं जा रहा है, बिजनेस पॉइंट व्यू में जा रहा है, वो स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो स्टूडेंट सीखेगा वही स्पेसिफिकली
स्कूल में कहाँ यूज होगा, ये हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव अपने कंक्लूडिंग इसमें स्कूल में इमीडिएटली कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं वो बताएंगे। मैंने भी आपको कोशिश करी बताने की कि कहाँ कहाँ आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या नई चीजें सीख सकते हैं। एंड अगेन दिस इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, दिस यू कैन नॉट इग्नोर। ये सारी चीजें सिलेबस में आ रही हैं ऑलरेडी, इंजीनियरिंग के सिलेबस में आ गई हैं, जो नॉन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की ब्रांच है उसमें भी आ गई है। मैकेनिकल में 3rd ईयर में इस बार सिलेबस में है, 1st ईयर के पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है। सो जो NEP के थ्रू आया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, 6th के बाद कोडिंग कंपलसरी होने जा रही है, वहां पे भी वोकेशनल स्टडीज की बात करी जा रही है, वहां पे भी ये सब आएगा। सो आई थैंक यू अगेन कि आप यहाँ पे थे। अभी वी आर नॉट गोइंग अवे, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इसमें से क्वेश्चंस के होंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में टेक अप करेंगे। अभी आई रिक्वेस्ट रेहान सर टू कम डाउन एंड थोड़ा सा आपको जो 3 मेन की एरियाज हैं उनका जो टेक्निकल पार्ट है थोड़ा सा बताएं। वी विल ट्राई कि आपको, हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी कम से कम टेक्निकलिटी के साथ आए जिससे आपको समझने में आसानी हो। वी विल ट्राई टू डू दैट। सो आई जस्ट केवल 2 सेशन बच रहे हैं, वी विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल। थैंक यू सर। रेहान सर, सबका चैट सेशन ओपन है, आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज उसको टाइप कर दें एंड हम लोग इसके बाद हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस को लेंगे। एंड आपको जो भी लिंक्स हैं वो मैं इसमें फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, यू कैन डेफिनेटली वॉच दोस लिंक्स। थैंक यू सर, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू सर। माई सेल्फ मोहम्मद रेहान, मैं विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कानपुर में डीन एकेडमी हूँ। जैसा कि भी आपको सर ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की है, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से इस बारे में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और इसका जो मेन जो इसकी ब्रांचेज हैं, जो इसका जो स्टार्टिंग हुई है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, उसमें अगर आप लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमें क्यों बताया जा रहा है। हम लोग स्कूल लेवल पे हैं और हमारे जो स्कूल के जो 12 के बच्चे हैं उनके लिए क्या यूज़ है। तो मैं आपको सबसे पहले इसको न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो आपको इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस मिले होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है जुलाई में, ये पॉलिसी सबसे पहले 1968 में आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो इसका जो यूज़ है तीनों ब्रांचेस का, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का, मैं आपको इसको स्कूल से रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि स्कूल लेवल पे ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, आपकी क्या काम की चीज़ें हैं, इन फ्यूचर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी स्कूल में। तो देखिए, जो ये तीनों जो ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। और सबसे पहले मैं आपको जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो एक सेमिनार, जो हमारे जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर है, MHRD जो मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो एक सेमिनार, एक वेबिनार आयोजित किया गया था, उसमें इसको काफ़ी डिटेल में बताया गया था। आपने इसके बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर में आप बराबर रीड कर रहे होंगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये जल्द से जल्द 2022 तक, अगर ये कोरोना महामारी ना होती तो ये और जल्दी आ जाता, लेकिन उम्मीद है कि 2022 तक सारे स्कूल और हायर एजुकेशन लेवल पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी। इस एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। अगर आप लोग स्कूल लेवल पे फैकल्टी हैं या आप टीचर हैं या आप प्रिंसिपल हैं, तो आप लोगों को स्कूल में भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आपको स्कूल को अपने एक नई दिशा में ले जाना है, एक नई तरीके से चलाना है, तो आपको इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये हमें इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें आगे काम करना है। तो अगर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसको रिलेट करना है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा, हमें इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए, अगर हम लोग स्कूल लेवल की बात करें, स्कूल लेवल पे आप लोग में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, हाँ, हो सकता है काफ़ी डिटेल में लोगों को पता हो, जो भी फैकल्टीज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, अध्यापक जो भी हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद 1986 में फिर से आई और 1992 में थोड़ा बहुत फिर चेंज किया गया, लेकिन इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहेंगे।
फिर इसके बाद अप्रॉक्स 34 ईयर के बाद 2020 में गवर्नमेंट ने फिर से नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, और इसमें जो चेंजेस आए मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें जो चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर है। आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे जो 12th करते हैं उसको 10+2 बोलते हैं। 10+2 मतलब 10 साल बच्चा पहले 1 से 2 तक पढ़ता है, फिर 2 साल और पढ़ता है। तो जो स्टूडेंट होता है स्कूल लेवल का, वो 12 साल गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है। स्कूल के जो सिलेबस चलता है, जो पैटर्न चलता है, वो 12 साल गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। लेकिन अब जो इसको चेंज किया गया है, ये 5+3+3+4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा, तो वो 3 साल का रहेगा। 3 साल का रहेगा। उसके बाद उसको जो पढ़ाई है उसको 4 स्लॉट में डिवाइड किया गया। पहले 5 साल अलग पढ़ाई होगी, फिर 3 साल अलग पढ़ाई होगी, फिर 3 साल अलग पढ़ाई होगी, फिर 4 साल अलग होगी। मतलब जो 12 साल का जो पीरियड था उसको चेंज करके 15 साल में किया गया है। तो 3 साल में बच्चा एडमिशन लेगा और 15 साल वो स्कूल लेवल पे और रहेगा, तो 18 साल में वो 12 करके निकलेगा। अब इसको किस तरह डिवाइड किया गया मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। इसको जो डिवाइड किया गया है, अगर हम लोग पहले की बात करें, अगर पहले का जो पैटर्न है जो अभी चल रहा है 1-2 साल और चलेगा, उसको मैंने आपको बताया कि 10+2 स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर हम लोग अब अभी की बात करें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन जो स्टेज है ये होगा जब बच्चा एडमिशन लेगा, वो होगा फाउंडेशन स्टेज। बच्चा 3 साल का होगा। फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो 3 ईयर और एक 2 ईयर। 5 साल का ये ड्यूरेशन होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होगा वो 3 ईयर। जब बच्चा एडमिशन होगा तो 3 साल तक उसको प्ले ग्रुप में रहना है। 3 साल का मतलब ये हुआ, देखिए पहले जो स्टूडेंट होते थे वो इसमें ये जो फाउंडेशन है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। स्कूल लेवल पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं कराने हैं। जो टीचर होंगे, जो भी स्कूल में फॉलो होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं कराना है। देखिए पहले क्या होता था कि स्टूडेंट स्कूल से बहुत भागता था। अगर हम लोग ज्यादातर स्कूल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे 12th लेवल के बाद एक हायर एजुकेशन पे नहीं जा पाते हैं। IITs में बहुत कम सीटें होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम सीटें होती हैं। तो हमारा जो स्कूल का जो पढ़ाई के स्टैंडर्ड है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें जो चेंजेस किया है, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें 3 ईयर का होगा। इसमें प्ले ग्रुप होगा, मतलब बच्चा जब आए तो उसको हम पहले पढ़ाएं ना, उसको हम खेलना कूदना सिखाएं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कराएं जिससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागे, स्कूल जाने की उसकी आदत पड़े। अभी क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने से भागता है। वो शुरुआत में क्या होता है कि स्कूल नहीं जाना चाहता है, जाता है फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। तो स्कूल में हम लोग प्ले ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज हैं खेल कूद से रिलेटेड बच्चे का इंटरेस्ट जगाएं जिससे बच्चा स्कूल जाए। तो 5 साल का जो ये ड्यूरेशन है, इसमें 3 साल जो है वो प्ले का है। ये जो आपने देखा 3 साल प्ले, 3 साल इसको प्ले का है। और 2 ईयर इसमें जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं कराना है। तो 3 साल बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में रहेगा, 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड की पढ़ाई करेगा एज पर सिलेबस। यहाँ से गवर्नमेंट का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जो भी अभी 1-2 साल में इसका पूरा फाइनल सिलेबस और किस किस स्टेज में क्या कराना है वो भी आ जाएगा। तो जो 1 और 2 की क्लासेस है ये इसी स्टेज में चालू हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड स्टेज आएगी प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा आपका, ये इसमें एग्जाम्स होंगे और ये जो स्टेज है इसमें एक्टिविटी होगी, स्टडी होगी, लैंग्वेज होगी। और आप लोगों ने सुना होगा इसमें हमें मदर टंग जो भी मातृभाषा है, अगर बच्चा महाराष्ट्र का है तो मराठी में पढ़ाई कर सकता है इस क्लास तक, 1 से लेके 5 तक, मतलब 3 से लेके 5 तक। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्री में पढ़ाई कर सकता है, बंगाल का है तो बंगाली में, पंजाब का है तो पंजाबी में। लेकिन बहुत सारी इसमें चर्चा हुई है, लोग इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, बाद में इन फ्यूचर अगर वो फॉरेन जाता है या फॉरेन कंपनी से हमारा बिजनेस होगा तो कैसे करेगा। तो इसको कंपलसरी नहीं करा गया है, ये आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते मातृभाषा में। जैसे आप लोग जानते हैं कि चाइना के लोग, हमारे इंडिया में लोग बहुत आगे फॉरेन में जॉब करने के लिए। इंडियन को US में बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है क्योंकि इंडिया के लोगों को पूरी दुनिया में
हम लोग के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो भी टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे, और हमें जो हमारी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो भी बहुत जल्दी हम लोग सीख जाते हैं। चाइना के लोगों में एक ही प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि अगर मातृभाषा ही रहेगी तो फिर हो सकता है आगे प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, या कंपलसरी नहीं है। इसके बाद देखिए मिडिल स्टेज आएगी। मिडिल स्टेज जो होगी ये 6 to लेके 8 तक होगी। इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुआ है इस स्टेज में, और स्कूल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हम लोग का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रेजेंटेशन कराने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोग इसके बारे में अवेयर हो, और आप स्कूल लेवल पे भी मिडिल स्टेज जो होगी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, यहाँ पर ये सब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी आपको। जो मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको स्कूल लेवल पे कराने होंगे। कोडिंग आप लोग जैसा जानते होंगे कि पहले 12th लेवल पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, अभी भी है, लेकिन उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले आपकी जावा प्रोग्रामिंग थी, अब स्कूल लेवल पे पाइथन प्रोग्रामिंग आ गई है। तो मिडिल स्टेज पे भी काफी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसको हमें न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या हमें करना होगा? एक तो कोडिंग, स्टूडेंट को हमें कोडिंग सिखाना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई जाती है, स्कूल लेवल पे भी इसे कराना होगा। पाइथन का सिलेबस आ चुका है, पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसका यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके बच्चे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वोकेशनल कोर्स आ गए हैं। वोकेशनल कोर्स का मतलब है कि बच्चा जब 12th में रहेगा तो वो 6 से 8 तक वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप भी कर सकता है। इसमें अगर बच्चे का इंटरेस्ट मान लिया 6 से 8 तक उसको सिलाई में इंटरेस्ट है तो सिलाई कर सकता है, उसको उसको बढ़ई में इंटरेस्ट है, कारपेंट्री का काम करने में, तो जो भी वोकेशनल कोर्स है उसमें भी बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से जा सकता है। इसमें हम लोग इंडियन लैंग्वेज को भी इंक्लूड करेंगे। इसी तरह जो लास्ट लेवल है, सेकेंडरी लेवल, ये स्टेज 4 पे आएगा। ये 9 to 12 होगा। पहले ये 10+2 बोलते थे, अब ये 9 to 12 होगा, और इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी। सबसे जो बड़ा इसका एडवांटेज है, पहले जो होता था 12th लेवल पे बच्चा या आर्ट साइड में जाता था या कॉमर्स में जाता था, या बच्चा जो है आपका साइंस, कॉमर्स या आर्ट में जाता था। अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकता है। अगर उसको मैथ पसंद है मैथ ले लेगा, कॉमर्स पसंद है कॉमर्स, स्टूडेंट मिला के सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो मैथ भी ले सकता, साइंस भी पढ़ सकता है, और आपका कंप्यूटर भी ले सकता है। कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स भी ले सकता है, उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है हिस्ट्री भी ले सकता है। तो 12th लेवल पे स्ट्रीम का कोई भी डिवीजन नहीं है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ओपन है। और इसमें जो होगा सेमेस्टर सिस्टम होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग लेवल पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, 12th लेवल पे भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। मतलब बच्चा 9 से लेके जब 9 से 12 तक पढ़ेगा तो उसको एक साल में 2 बार एग्जाम देना होगा। क्लास 9th में उसको अब आप लोग जानते हैं अगर 9th या 10th में बच्चा आखिरी में पढ़ाई करता है, 10th में ज्यादातर बच्चा क्या करता है, ज्यादातर आखिरी में पढ़ाई करके पेपर देता है, लेकिन अब इसमें 2 बार एग्जाम होगा। 9th क्लास में पहले 6 महीने पे एग्जाम होगा, फिर 6 मंथ पे एग्जाम होगा। 10th में भी यही होगा, पहले 6 मंथ में एग्जाम होगा, फिर। तो सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। और इसमें जो पढ़ाने का तरीका होगा, इसमें क्रिटिकल मल्टीपल सब्जेक्ट हमने आपको बताया, क्रिटिकल थिंकिंग सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आ गए हैं, तो इसका एजुकेशन स्कूल लेवल पे काफी कुछ आपको करना पड़ेगा, आपके एंड पे स्कूल लेवल पे सारी चीजें की जाएगी। तो अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारे लिए क्या काम का है। देखिए स्कूल लेवल पे जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी तो आप लोगों को स्कूल में जो मिडिल स्टेज है वहां पर कुछ काम कराने पड़ेंगे बच्चों को। आप उसमें बच्चों को स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। मिनी प्रोजेक्ट जो होगा आपका वो जैसे कुछ मिनी प्रोजेक्ट हमने आपको दिखाए हैं। ड्रोन, आप लोग जान रहे हैं ड्रोन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है इस टाइम पे, इंडस्ट्री में ड्रोन से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। 3D प्रिंटर आ गए, सर ने आपको बताया। मशीन लर्निंग के बच्चे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह AI बेस्ड ड्रोन बना सकते हैं, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम बना सकते हैं, IoT बेस्ड वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्कूल लेवल पे भी स्टूडेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं। बहुत जगह पे बच्चे स्कूल लेवल पे सारे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम लोग को भी जितने भी स्कूल से लोग रिलेटेड हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो भी सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इन सब चीजों को करना चाह रहे हैं तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और हम आपको इन तीनों ब्रांचेस के बारे में बताना चाहते हैं। सर ने आपको बताया कि विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम लोग ने तीनों ब्रांचेस ली हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस।
मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में जल्दी से बता के अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखिए जो ये तीनों ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम लोग मशीन को, कंप्यूटर को इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके। मतलब मशीन को हमें मशीन को ट्रेन करना होगा, मशीन को हमें इतना इंटेलिजेंट बनाना होगा कि वो इंसानों की तरह सोच सके और डिसीजन ले सके। मशीन लर्निंग क्या होती है? ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि मशीन को हम लोग बहुत सारे पैटर्न देते हैं जिससे मशीन किसी भी चीज को समझ सके। हम इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं, हम लोग अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में अगर आप देखते होंगे जब हम किसी को टैग करते हैं तो उसका नाम ऑटोमेटिक हमें दिखाने लगता है। ये यहाँ पर क्या होता है? मशीन लर्निंग है। मशीन क्या करती है कि वो पहचानती है कि ये फ्रेंड आपका कौन है। जैसा उसका फेस रिकॉग्निशन होता है, यहाँ पर उस फेस के थ्रू आपको लिख कर आ जाता है कि ये फ्रेंड है, आप इसको टैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीप लर्निंग यूज होती है, बहुत जगह पर यूज हो रहा है। अगर हम लोग इसके और भी कुछ एग्जाम्पल देखें, आप लोग यूट्यूब चलाते होंगे, मैं आपको रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। यूट्यूब आप लोग चलाते होंगे, यूट्यूब और कुछ लोग नेटफ्लिक्स भी चलाते हैं। इस पर रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा आते हैं। जो नेटफ्लिक्स का मानना है कि 80% जो लोग हैं वो हमारे रिकमेंडेशन से वीडियो देखते हैं। मतलब जो हम चाहते हैं वो देखते हैं। आप लोग जानते होंगे जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लो आपको यूट्यूब पे कुछ देखना है, मान लिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, तो आप देखते होंगे इसका जो रिकमेंडेशन है वो आपको हर बहुत सारे यूट्यूब चैनल का आने लगता है। तो वहां पर कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। मशीन आपको देखती है आपको क्या पसंद है, वही चीज आपको बार बार दिखाने लगता है। तो ये होता है मशीन लर्निंग। आप लोग गूगल चलाते होंगे, आप लोग देखते होंगे गूगल पे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लो आपको कुछ ढूंढना है, कोई भी चीज सर्च करना है, मान लो आपको कोई एक शैम्पू खरीदना है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई शैम्पू खरीदना है, आपने गूगल पे डाला शैम्पू की कंपनी के नाम, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनी के एडवर्टाइज आपको दिखाने लगते होंगे, एडवर्टाइजमेंट। ये आपको फेसबुक पे भी दिखाने लगेगा, यूट्यूब पे भी दिखाने लगेगा। आप लोग सोचते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है? उसी जो आप सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको एड दिखाने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि मशीन जो है आपकी चॉइस देखती है, आपको क्या पसंद है, जो आपको पसंद है वही आपको दिखाने लगता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है गूगल है, वो आपकी हर एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही है। आप दिन भर में क्या ढूंढ रहे हैं, गूगल पे आप क्या सर्च कर रहे हैं, ये आपकी चीजों को गूगल देख रहा है कि आपको क्या पसंद है, उसी हिसाब से आपको रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा साइंस यूज हो रहा है। तो इस टाइम पे जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका हर जगह पर यूज हो रहा है। आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर की कार चलेगी। ऐसा हम लोग आज से 20 साल 50 साल पहले की बात करें तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना ड्राइवर की कार कैसे चलेगी। पहले लोग सोचते थे कि एयरप्लेन की बात होती है कि हवा में जहाज उड़ेगा, ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना वजन का, इतना ज्यादा भारी कोई भी चीज हवा में कैसे उड़ सकता है, लेकिन आज पॉसिबल है। इसी तरह ड्राइवरलेस कार, ये टोटल मशीन लर्निंग से, बिना ड्राइवर की कार चलेगी, मैप के थ्रू चलेगी, गूगल मैप। वहां पर कार में जो इंजन होगा, जो भी उसमें जो कैमरा होगा, जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, वो ट्रैफिक के हिसाब से कार को चलाएगा, स्पीड कम करेगा, ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। देखिए मैं आपको इन सबको जो बताने का जो मकसद है, ये सब चीजें आई कहाँ से, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कहाँ से हुआ, मैं उसको आपको एक छोटे से एक डेटा से रिलेट करना चाहता हूँ। हम लोग अगर 2020 की बात करें, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर हम लोग आज से 10-15 साल की पहले की बात करें तो उस टाइम पे इतना ज्यादा डेटा इंटरनेट पे नहीं था। इंटरनेट पे बहुत कम लोग काम करते थे, हम लोग के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस टाइम पे अगर हम लोग अभी की बात करें तो आप देखिए पर सेकंड कितना ज्यादा लोग डेटा को यूज कर रहे हैं, कितने लोग मोबाइल पर हैं। फेसबुक में 1.3 मिलियन लोग फेसबुक को लॉग इन करते हैं, 19 मिलियन लोग डेली मैसेज सेंड करते हैं, डेली नहीं पर सेकेंड, 1 मिनट में 4.7 मिलियन लोग यूट्यूब की वीडियो देखते हैं। मतलब इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितने ज्यादा लोग इस डेटा को, मतलब कितना ज्यादा लोग डेटा यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये सब टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, ये सब टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। और सबसे पहले मैं आपको देखिए, इसमें अगर बच्चा इन सारी कोर्सेज में स्टूडेंट
आता है तो उसको आगे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छी जॉब मिलने वाली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का मार्केट आगे बहुत इंप्रूव कर रहा है। कई मिलियन जॉब मार्केट में आने वाली आ चुकी है, लोग नहीं है मार्केट में। इसमें डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिलती है, डेटा एनालिटिक्स की जॉब मिलती है, अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे अपना कैरियर बनाना चाहता है। बहुत सारी कंपनीज पे काम कर रही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, क्लाउड कंपनीज बहुत ज्यादा काम कर रही है। अलीबाबा, आपने सुना होगा, चाइना का नाम, जैक मा की कंपनी है, इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग। वाटर हाउस कॉर्पोरेट जो है, डेलोइट बहुत ज्यादा काम कर रही है इस पे, कंसल्टेंसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सर ने आपको बताया, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मार्केटिंग कंपनीज यूज कर रही है, बैंक में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रेवल सेक्टर में। हो क्या रहा है कि इंसानों का काम कम करके मशीन से काम कराया जा रहा है, तो लोगों की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और काम बहुत तेज हो जा रहा है। इन्हीं सब का यूज इंटरनेट ऑफ थिंग में भी हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब है कि डिवाइस को, जो डिवाइस है उसको आपस में कनेक्ट करना। जैसे अभी हम इंसान आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट पे चैट करते हैं, तो ये हो गया ह्यूमन का नेटवर्क। अगर हम लोग इसको इंटरनेट से रिलेट करें, इंटरनेट ऑफ थिंग के, इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि इंसानों को आपस में जोड़ना, मशीनों को, जो हमारे डिवाइस है उनको आपस में जोड़ना, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, डेटा को भेज सके। तो ये होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, और इससे बहुत सारे डिवाइस बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। स्कूल लेवल पे भी आप इसमें मिनी प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। इसका बहुत जगह पर एप्लीकेशन है। होम ऑटोमेशन में हम अपने घर को इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे घर पे एसी लगी हुई है, हम अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, हम घर जाने से पहले एसी को चला सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम घर पहुंचे और हमारा रूम ठंडा रहे, तो हम लोग पहले से एसी को चला सकते हैं। तो स्मार्ट होम पे इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्मार्ट होम बनाने में। इसके साथ साथ अगर हमारे घर में दरवाजे पे, डोर पे हम लोग सेंसर लगा सकते हैं। मान लिया हम घर से निकले और दरवाजा बंद करना भूल गए, तो हम लोग सेंसर का यूज करके स्मार्ट होम बना सकते हैं, जिससे कि जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि हम घर का दरवाजा बंद करना भूल गए तो हम लोग बंद कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग ने सुना होगा कि जो डॉक्टर है, जो मेडिकल साइंस है, वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग का। उसमें कहाँ पर यूज हो रहा है, उसमें इस तरह यूज होगा कि जो भी हॉस्पिटल होंगे वो इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्ट होंगे। मान लिया कोई इंसान है, उसको हार्ट अटैक की बीमारी या कोई भी बीमारी है, वो अपने हाथ में एक बैंड लगा लेगा जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्ट रहेगा। तो जैसे ही उसको मान लिया हार्ट अटैक आने वाला है, तो जो बैंड होगा वो इंस्ट्रक्शन दे देगा नियरेस्ट हॉस्पिटल को कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है। तो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे उनके पास जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा वो तुरंत एम्बुलेंस भेज देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज करके मेडिकल साइंस में, मेडिकल हॉस्पिटल में, हर जगह पर इससे मॉनिटरिंग इजीली हो जाएगी पेशेंट्स की। आगे ये सब चीजें आने वाली हैं। कैरियर ऑप्शन है, स्टूडेंट अगर इसमें आना चाहते हैं, इनको बहुत सारे अच्छे कैरियर ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सब पे जॉब मिल सकती है। समय कम होने की वजह से मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो इस पे काम कर रही हैं। मार्केट साइज, अगर हम लोग जॉब मार्केट की बात करें तो कितना बड़ा मार्केट है IoT का, आगे चल के इसमें कितनी मिलियन जॉब आने वाली है। डेटा साइंस के बारे में आपको बता दूं, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। डेटा साइंस का मतलब होता है कि आपको हमने बताया, अभी दिखाया कि इंटरनेट पे कितना ज्यादा डेटा है। पूरे अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें तो कितने लोग लॉग इन करते हैं, इसीलिए डेटा साइंस की जरूरत पड़ी। डेटा साइंस का मतलब होता है कि डेटा साइंस एक तरह का ज्ञान है कि हम लोग डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर हम लोग काम करते हैं, उस पर हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं और उससे एक बिजनेस का डिसीजन निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लिया आपके पास कोई कंपनी है, आपको अपनी कंपनी को इंडिया से दुबई में शिफ्ट करना है, आप ये चाह रहे हैं अपने बिजनेस को दुबई में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको दुबई की एनालिसिस करनी है कि वहां पे क्या ये बिजनेस चलेगा। तो अगर आप डेटा साइंस जानते हैं तो आप दुबई में उस काम को सर्च कर सकते हैं, तो दुबई में कितने लोग उस बिजनेस, उस चीज को पसंद करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट की कंपनी खरीदना, मतलब खोलना चाहते हैं कि दुबई में क्या इस तरह का प्रोडक्ट लोग परचेस करते हैं, कितनी कंपनी इस पे काम कर रही है, किस किस मंथ में लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कितनी कंपनी इससे क्या प्रॉफिट कमा रही है। अगर आपको डेटा मिल जाए तो आप डेटा साइंस लगा के एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जो है इस बिजनेस को डालें कि ना डालें दुबई में।
जैसे आपका एयरप्लेन, जो प्लेन चलता है वहां पर भी डेटा साइंस यूज होती है। फेशियल रिकॉग्निशन में बहुत जगह पर डेटा साइंस यूज हो रही है। डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आरोग्य जो सेतु ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, वहां पर भी डेटा साइंस यूज हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग, हमने आपको दिखाया मार्केटिंग में अगर हमें बिजनेस सेटअप करना है तो हम लोग डेटा साइंस लगा के अपने बिजनेस को और अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं कहां पर हमें करना है। तो डेटा साइंस में हमें, अब देखिए इसमें जॉब का जो मार्केट है, अगर आप खुद एक डेटा साइंस साइंटिस्ट हैं तो आपको आगे, आप ये मान के चलिए 18 से 20 लाख का पैकेज मिलेगा। आप लोग जैसे टीचर है, आप लोग इसमें इसको सीख के अपना करियर इसमें और बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी जॉब मिलती है डेटा साइंटिस्ट की, डेटा एनालिटिक्स की। जॉब मार्केट आप देखिए कि कितना हाई केस में, और जो डेवलपर हैं उनके मुकाबले डेटा साइंटिस्ट की कितनी अच्छी जॉब है। बहुत सारी कंपनीज में काम कर रही है, IBM, Amazon, फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर डेटा की जो बात हो रही थी, ये सारा कुछ बिग डेटा से रिलेटेड है। अभी हमने आपको दिखाया कि कितना ज्यादा डेटा इंटरनेट पर है, इतना अब बिग डेटा कॉन्सेप्ट आ गया है कि इतना लार्ज डेटा इंटरनेट पर है कि लोग डेटा साइंस लगा रहे हैं। डेटा साइंस लगा के, अभी हमने आपको दिखाया, इतना ज्यादा डेटा लोग यूज कर रहे हैं पर सेकेंड। इसीलिए कंपनी डेटा साइंस लगा रही है जिससे कि हमें कस्टमर की चॉइस पता चले, कस्टमर को क्या पसंद है, उसके हिसाब से कंपनी डिसीजन ले सके कि हमें अपने बिजनेस को किस तरह सेटअप करना है। अगर हम लोग डेटा की कुछ एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ पर डेटा, अगर न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है वो 1 टेराबाइट पर डे डेटा यूज करता है। मतलब हर जगह से कितना डेटा निकल रहा है, इसीलिए सारे डिसीजन की जरूरत पड़ रही है। डेटा साइंस हम लोग यूज कर रहे हैं। फेसबुक, कितना ज्यादा डेटा, 500 प्लस टेराबाइट डेटा फेसबुक पे डेली आ रहा है। तो इतना ज्यादा डेटा डेली आ रहा है। जेट एयरवेज जो है वो 10 प्लस टेराबाइट डेटा यूज कर रही है। तो डेटा साइंस और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इन सबका यूज यहाँ पर इसीलिए इतना ज्यादा हो रहा है। इनको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ये तीनों कोर्सेज के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आगे आप अपने स्कूल लेवल पे इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और आपका अगर खुद का इंटरेस्ट है इसको सीखने का तो आप भी सीख सकते हैं। अगर हम लोग अपने साउथ सिटीज की बात करें, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में, वहां पर इसके लोग शॉर्ट टर्म कोर्स चला रहे हैं जिसमें 80-80 हजार लेके सिर्फ 6 महीने में इन सब चीजों को सिखा रहे हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का भी कहना है कि हमें स्किल लोग चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि स्किल डेवलपमेंट हो। तो हर जगह पर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आप फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सब चीजों को देखिए, स्टूडेंट को बताइए स्कूल लेवल पे, जिससे कि वो अवेयर हो इन सब चीजों के बारे में। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। अब मैं हमारे जो डायरेक्टर सर है, और क्वेश्चन आंसर सेशन में भी अभी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका मैं कुछ जवाब हम लोग अभी आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको तो मैं हमारे जो डायरेक्टर्स हैं ना, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सर, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। वो अभी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ज़्यादा समय आपका ना लेके जल्द से जल्द हम लोग इस प्रोग्राम, अभिषेक सर आपको वॉइस आ रही है? हाँ रियान जी, वॉइस आ रही है। यस सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट इज गुड टू सी ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो हम लोग बेसिकली हम लोगों ने सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और उनके एप्लीकेशंस पे हम लोगों ने बात की है। लेकिन जिस फील्ड से हम लोग हैं, एजुकेशन फील्ड से, उस विषय में भी बात करना जरूरी, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एजुकेशन फील्ड में भी बहुत उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करें? जी स्टार्ट कर दें सर। वन मिनट सर।
बस 1 मिनट स्टार्ट, एक सेकंड। I welcome all the participants and thank you for giving me an opportunity to express my views to all the participants who have joined this teachers training program on emerging technologies. I welcome all the participants and the principals for sparing out some time to attend this particular training program. Today I will be discussing the impact of emerging technologies on education in particular, and I will be also focusing on areas such as marketing, finance, HR, in these sectors, how emerging technologies is impacting, or it is having a role in the development of these areas. I hope this particular session with me will be an insightful and enriching experience for you all. Let us start with the presentation. I would like to start this particular session with a saying where George Lucas, he is an innovative teaching, learning, and leadership consultant. He says that technology will never replace great teachers, but technology is in the hands of great teachers is transformational. Whereby इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है कभी भी हम टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करना शुरू कर दे तो हाँ, ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ला सकते हैं अपनी टीचिंग के द्वारा। अगर हम देखें तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो 3 बेसिक चीजों से ग्रसित है, जिसे हम कहेंगे, जिसमें सबसे पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। वी डोंट हैव गुड स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की तो वहां पे एजुकेशन कॉस्टली है, और अगर होल सम बात करें तो हर जगह लगभग अच्छे टीचर्स की कमी है। तो अगर हम इसको एक वेन डायग्राम के रूप में समझते हैं तो 3 चीजें निकल के आती हैं कि अगर हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्टली एजुकेशन को अगर कंबाइन करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो लो है, यानी एजुकेशन पाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जब हम कॉस्टली एजुकेशन और लैक ऑफ गुड टीचर्स को अगर मिला देते हैं तो लो पास रेट होता है, क्योंकि एजुकेशन तो कॉस्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर टीचर्स अच्छे नहीं है तो स्टूडेंट्स का पास रेट कम होगा। अगर हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ गुड टीचर्स को कंबाइन करते हैं तो एक रैट रेस होती है। रैट रेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टीचर्स अच्छे हैं नहीं, जो अच्छे टीचर्स नहीं है वो शायद जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मदद से केवल बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उनसे रिजल्ट्स नहीं निकल पाते। तो 3 समस्याएं हम लोग के सामने आ जाती हैं, लो एक्सेसिबिलिटी, रैट रेस और लो पास रेट। तो ये तीनों बन करके हमारी आज की डेट में करंट एजुकेशनल सिस्टम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मालूम है कि ये समस्याएं हैं तो इनका हम निदान कैसे करें। तो टेक्नोलॉजी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम शायद अपने इस एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब एजुकेशनल
सिस्टम को, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को, सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है वो है, सबसे पहला जो है कि हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट हमें मिल सकता है, जो हमारे टीचर्स नेट के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोकस ऑन इंडिविजुअल पे, तो बहुत सारे असेसमेंट टूल्स हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इन टूल्स की मदद से हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का असेसमेंट करके और फिर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के विषय में हमको जानकारी मिल जाएगी, और जब जानकारी मिल जाएगी तो स्वतः ही हम को पता लग जाएगा कि किस चीज में वीक है, किन चीजों पे इसको और फोकस की जरूरत है। तो इस तरह से हम प्रत्येक बच्चे के ऊपर हम अपना फोकस कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। दूसरा है कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका आईपैड्स हैं, हमारे इंटरैक्टिव बोर्ड्स अब आ गए हैं, जिनकी मदद से हम अपनी टीचिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज टेक्नोलॉजी हमको देती है वो है ई क्लासरूम्स के माध्यम से अगर बच्चा कहीं दूसरी जगह भी है या वो क्लास में नहीं भी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो जोड़ सकता है क्लास से, और उसका नुकसान बेसिकली नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारे जो एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स है हम उनको दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे ये ठीक हो सकता है। तो कैसे ठीक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें टेक्नोलॉजी से क्या मिल रहा है। हमें टेक्नोलॉजी से मिल रहा है एजुकेशन जो कि लिमिटलेस है, क्योंकि सप्लाई ऑफ नॉलेज इज अनलिमिटेड। यू कैन गैदर एनी नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, उसकी कोई भी डेवलपमेंट होता है एजुकेशन में या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे फिजिक्स में कोई डेवलपमेंट होता है या केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होता है या कॉमर्स की किसी एरिया में डेवलपमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो पूरी जो नॉलेज है वो हमको प्राप्त हो सकती है। अभी मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि बच्चों की प्रोग्रेस को हम बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है लार्जर ऑडियंस। आप कितने भी बच्चों को एक साथ जोड़ करके उनका ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स है ये। फिर हमारी चौथी जो टेक्नोलॉजी है वो है बेटर इंटरैक्शन। आप बच्चे की समस्या बच्चा आपको बता सकता है, और जब आपको समस्या पता लगती है तो उस बच्चे के साथ आप मिल करके उस समस्या का निदान करने में सहायक हो सकते हैं। बच्चे को अगर पूरी चीजें, क्योंकि जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारे सामने केवल किताब होती है या हमारे नोट्स होते हैं और बच्चा होता है, हम उसको वो पिक्चर नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीजों को होते हुए भी दिखा सकते हैं। अभी इन चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे होता क्या है कि बच्चे की, चूंकि हमें भी मालूम है कि अगर हम कोई विजुअल देखते हैं तो विजुअल की रिटेंशन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल इनपुट, तो इस वजह से उसकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो एक माध्यम बन सकती है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं जो एजुकेशन के लर्निंग पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें है VR and AR. VR is virtual reality and AR is augmented reality. दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह करके आप ये देखिए कि स्मार्ट बोर्ड्स, एनालिटिक्स, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज, 3D प्रिंटिंग, ये सारे वो नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इम्पैक्ट आज की डेट में हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला है आने वाले समय में। बहुत हद तक कुछ टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है कोविड के टाइम पे। हम लोग आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जूम नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बस
शुरुआत है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हमारे एजुकेशन सेक्टर में दखल देने के लिए। हम बात करते हैं कि कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लोगों को इफेक्ट कर रही हैं और आगे शायद और अच्छी तरह से शायद करेंगी भी। इसमें सबसे पहला है हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जो होती है वो आपने वर्चुअल रियलिटी के बारे में सुना होगा। वर्चुअल रियलिटी के है कि हम टीवी के माध्यम से या कंप्यूटर्स में जब हम बैठते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हम चीज़ों को फिल्म्स के रूप में देखते हैं, समझते हैं। उसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। कि मान लीजिए कोई हमारा एक नया प्रोडक्ट आया, कंपनी ने उसका एडवर्टीजमेंट किया, दिस इज वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इससे एक स्टेप आगे है। ऑगमेंटेड रियलिटी आपको 3D इमेजिंग प्रदान करती है, जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि आप पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हैं और आपके अगल बगल उन सारी चीजों को आप होते हुए देखते हैं। तो इस तरह से हम साउंड, वीडियोस, ग्राफिक्स की मदद से हम उस पर्टिकुलर चीज को क्रिएट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में। ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्शन लाइन को पहले से मतलब इस्टेब्लिश करने से पहले ही हम उसको होते हुए देख सकते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एक मशीन में डाला तो वो किस तरह प्रोसेस हो करके वो आगे बढ़ेगा। इसी तरह एजुकेशन में भी हम ऑगमेंटेड रियलिटी का अब इस्तेमाल हम लोग ने करना शुरू कर दिया है। हम बच्चों को जैसे कोई प्रैक्टिकल हम उनको करा रहे हैं, तो आज की डेट में अब हम ये प्रैक्टिकल कैसे करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो लैब में जा नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल लैब्स के थ्रू हम बच्चों को उस जगह, उस लैब में ले जाते हैं और वहां पर जैसे हम लैब में अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं उसी तरह से हम बच्चों को वर्चुअल लैब्स में ले जा करके ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमारा टेस्ट हो रहा है ये किस प्रकार से हो रहा है। इसी तरह हेल्थ केयर में आप ऑर्गन की मॉडलिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जा करके ऑप्टिसी करके और हम अंदर उसकी फंक्शनिंग देखें, हम वर्चुअली भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इस तरह मार्केटिंग, फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, सब जगह आज की डेट में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल है कि जब मशीन्स आदमियों की तरह, व्यक्तियों की तरह, इंसानों की तरह सोचने लग जाएं और आपके एक निर्देश पर वो सारे वो काम कर लें। जैसे हम लोगों से कहा जाता है कोई काम, तो हम अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो यही चीज जब मशीन्स करने लग जाएंगी तो वो मशीन्स कैसे करेंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगी। आज की डेट में आपने सिरी का नाम सुना होगा कि हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो उसका आंसर दे देती है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो। तो ये बेसिकली कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो पाया है। दूसरी तरह आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में जब आप खोलते हैं, चाहे वो कॉलेज की वेबसाइट हो या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक आपका ऑप्शन आ जाता है जिसमें वो कहता है मे आई हेल्प यू, और आपसे वो पूछता है कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। आप उसमें टाइप करते हैं मुझे इस कोर्स के बारे में जानना है, वो उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। इसको हम लोग कहते हैं चैटबॉट्स। वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, उनको पहले से ही आदेश दे दिया जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका ये जवाब। तो ये जो हमारा है, जो हो पा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से हो पा रहा है। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग सिस्टम और इंटरनेट और जो आपकी वर्चुअल
पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जरूर से ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी सिक्योरिटी करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपके शायद उस उद्देश्य को शायद वो उसमें व्यवधान ला सके। तो इसलिए आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम बात करेंगे बिग डेटा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है, आपने जैसे कोई भी आपके पास डेटा है, पिछले किसी हमारे जैसे स्कूल का है या कॉलेज का डेटा है, पिछले 10 साल का डेटा हमने रिजल्ट्स का लिया। अब वो रिजल्ट्स के डेटा 10 साल का लेने के बाद आज हम जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर रिजल्ट्स का कैसे होगा। तो हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके हम इन चीजों के बारे में और अच्छी तरह से जान सकते हैं। वो कम से कम हमको ये बता देगा कि आने वाला समय में हमारे रिजल्ट्स का पैटर्न क्या होगा। बहुत इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है और इसकी वजह से हमको एक आइडिया लग जाता है या हमको ये पता लग जाता है कि आगे ये होने वाला है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग स्टेप्स आज की डेट में उठा सकते हैं, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स या हमारा और जो हमारा उद्देश्य है फ्यूचर को जानने के लिए वो ठीक हो सकता है। अब दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग की। आपको ये शायद ज्ञात होगा कि हर कंप्यूटर की, हर सिस्टम की, हर आपके मोबाइल की, सबकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है, लेकिन डेटा जो है हम लोग एक्सेस जो करते हैं, हम लोग जो लेते हैं डेटा, वो अनलिमिटेड होता है। अब दिक्कत ये आती है कि हम इस पर्टिकुलर डेटा को हम सेव कहाँ करें। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम इस पर्टिकुलर डेटा को हम सेव कर सकते हैं। अब इसका माध्यम हो सकता है, जैसे हम YouTube पे हमने अपना कोई एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, अब इस लेक्चर को अगर हम अपने मोबाइल पे रखते हैं या सिस्टम पे रखते हैं तो काफी जगह वो ऑक्यूपाई करता है। तो इसको हम लोग YouTube के ऊपर डाल सकते हैं, हम लोग इसको जो गूगल ड्राइव्स हैं उनके ऊपर डाल सकते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक ये डेटा हमारा वहां पर सेव रहेगा, और जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। हाँ, बहुत हद तक ये मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेटेड है, लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज हम बच्चों को मॉडल्स बनाने में हम उसका यूज कर सकते हैं। जब हम कभी मॉडल बनाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट का हम मॉडल अगर बनाएं, तो हमको, अगर हम उसको फिजिकली बना रहे हैं, तो हमको हर चीज को वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप हमको उसको असेंबल करना होता है। अब मान लीजिए आज की डेट में बच्चे हमारे साथ नहीं है और हमको मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उनको वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो स्टेप्स में बनता है, तो वैसे ही इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हम लोग स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, और वो बनता हुआ हम उसको देख भी सकते हैं कि अगर हमने इसमें ये चेंज किया तो इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडल बिल्डिंग में जो हमारे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा होने वाला है। हम ये बात करें कि ये से इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पहले भी बताया गया है आपको, और मैंने भी थोड़ा बहुत एजुकेशन में किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज का यूज हो सकता है इसके बारे में आपको मैंने बताया। अब ये बात आती है कि इन टेक्नोलॉजीज को कैसे सीखा जाए, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए। तो हमारे यहाँ हम लोग इस साल से हम लोगों ने 3 नए कोर्सेज शुरू किए हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा साइंस। इन टेक्नोलॉजीज को और अच्छे से जानने के लिए ये कोर्सेज हमारे पास हैं। साथ ही साथ हम लोग BBA, BCA और MBA भी करा रहे हैं। अब ये बात आती है कि आज की डेट में केवल इन कोर्सेज को कर लेने से ही
हमारा शायद भला ना हो। हमको इन कोर्सेज के करने के साथ साथ में हमको और भी अपनी वैल्यू एडिशन के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करने होंगे। तो हम लोग जो बीबीए करा रहे हैं या बीसीए करा रहे हैं या एमबीए करा रहे हैं, उसमें हम सर्टिफिकेट कोर्सेज हम बच्चों को कराते हैं जो इन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। इस तरह से हमारे बच्चे 3 साल में उन टेक्नोलॉजीज के विषय में पूरी तरह से उनको जानकारी मिल जाती है, और जब वो इन कोर्सेज को पास करके बाहर आएंगे तो उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी जो इंडस्ट्री में जिस तरह से उनको रिसीव किया जाएगा वो बहुत अच्छी होगी। तो हमारे समझ से इन कोर्सेज के द्वारा हम बच्चों को सही जानकारी प्रदान कर पाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दी है। इस विषय में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप लोगों के पास हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप बेशक हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि हम आपकी इस एरिया में आपको पूरी तरह से सहयोग कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी जी जी। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं। अभिषेक सर, बहुत सारे लोग की क्वेरी है। चैट इज ओपन, आप में से जो भी चाहे वो चैट में अपना भेज सकते हैं इन केस यू हैव समथिंग। अदरवाइज वी विश टू थैंक यू, आपने सेशन अटेंड करा, एंड वी विल डेफिनेटली प्लान टू टेक इट फॉरवर्ड। आप में से इसको अगले लेवल पे अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको अगले लेवल पे हम लोग ले जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉलेज में कभी भी, होपफुली कोरोना के बाद, यू आर वेलकम, यू कैन कम टू आवर कॉलेज, या हम आपके स्टूडेंट्स को विजिट करा सकें, दैट विल बी आवर पर्पस। आप में से कोई भी अगर अपने स्कूल लेवल पे, हम लोग के कॉलेज में एटीएल लैब हम लोगों ने एस्टेब्लिश करा है, एडवांस टेक्नोलॉजी लैब, अगर आप में से कोई भी अपने स्कूल में हेल्प चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करने में, जो हम आपको हेल्प दे सकें उस फॉर्म में, तो वी आर ऑलवेज विलिंग, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। वी हैव टीचर्स एंड दिस इज डेफिनेटली आवर जॉब कि हम आपको असिस्ट करें टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में। सो डेफिनेटली अगर आप में से कोई भी चाहे तो वो हमें कॉल कभी भी बोल सकता है, हम लोग विल बी वेरी एक्सट्रीमली प्लीज्ड कि अगर हमारी तरफ से कोई भी हेल्प हो सके। रेहान सर, सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, उसका लिंक हम लोगों ने भेज दिए हैं। यस सर, आप सभी लोगों को सर ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी टीचर, सभी लोगों ने जो प्रोग्राम अटेंड किया है, सभी को मेल पे इस प्रोग्राम का, वेबिनार का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। We'll also request very quickly कि खत्म होने से पहले आप, हम लोग का फीडबैक लिंक है, अगर आपका वैल्यूएबल फीडबैक मिल जाए तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमें हेल्प करेगा और कुछ करने के लिए। इस लिंक को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे। जी। सी माइक ओपन करना इतने सारे लोगों में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सबके घर में एम्बिएंट आवाज है, तो अभी माइक नहीं ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चैट में कोई क्वेश्चन चाहें तो यू आर वेलकम, आप प्लीज भेज दें, डेफिनेटली वी विल टेक इट फॉरवर्ड। या किसी का अगर हैंड ओपन है, अगर कोई चाहे तो उसको ओपन भी कराया जा सकता है। रेहान सर, अगर कोई आलोक सर पूछ रहे थे। आलोक जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप डेफिनेटली। आलोक दीक्षित सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आलोक दीक्षित सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। आलोक दीक्षित सर, अभी सर
सर आप जो रिकॉर्डेड वीडियो आप चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हम लोग के यूट्यूब चैनल में कहीं पड़े हैं। हाँ, हेलो हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। ये कह रहा हूँ अच्छी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना, और मैं इसी फील्ड पे हूँ, तो देन आफ्टर देयर आर नो रिक्वायरमेंट फॉर द क्वेश्चनरी इन दैट पर्टिकुलर सेंस, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। We'll send you links for of all recorded videos. Already कई चीजें हमारी साइट पे पड़ी हैं, and definitely it will be a great pleasure अगर आप में से किसी को भी हेल्प कर सके हम लोग। YouTube चैनल है हमारा विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। ये सारी वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस हम लोग की पड़ी हुई हैं सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। एंड करें सर? Okay, so I think so we'll call it a day. Thanks for attending everyone. Universal ये पूछना चाहते हैं रेहान सर, इनको अगर आप प्लीज आस्क सर। आपने नाम से ज्वाइन नहीं किया, एक मिनट में अनम्यूट करते हैं। परमजीत, यूनिवर्सल से सर्च करके आप इसको अनम्यूट कर दिया सर, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया। हाँ सर, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर दिया। आपका नाम उसमें रीनेम नहीं, यूनिवर्सल से ज्वाइन किया आपने। सर आप बोल सकते हैं, अनम्यूट हैं आप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? आपने लिखा है। सर कनेक्ट लग रहा नहीं हो पा रहे हैं, अनम्यूट हैं। Okay, then thank you Rehan sir. I think so we'll call it. Yes sir. एंड कर दे सर। Okay. थैंक यू सर सभी लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नया इसमें जानने को मिला होगा, और इससे रिलेटेड जो इस प्रोग्राम की वीडियो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी, और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेहान सर, कुछ लोगों का मैसेज आया है, वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे इस बार, कई लोगों का डिफरेंट रीजन से। तो नेक्स्ट वीक वील अरेंज दिस सेशन। जो भी अगर इस बार नहीं ज्वाइन कर पाए आपके फ्रेंड्स, और वो आपको लगता है कि सेशन यूजफुल था, तो आप डेफिनेटली उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग इसका डिटेल भेज देंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, कीप हेल्दी। थैंक यू।